जी बताइए, आप बता दो कहाँ है माइक। कल मैंने सीखा वही इंटेंशन कि हर किसी की इंटेंशन सेम होती है। जैसे हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं और दूसरे को भी सुखी रखना चाहता है, वैसे ही सामने वाला भी अपने आप को और दूसरे को सुखी रखना चाहता है। पर उसका जो कॉम्पिटेंस होता है वो उसकी जो उसने जो मान रखा है उस हिसाब से होता है, और वो हर किसी का अलग अलग तरीके से निकल सकता है, या फिर हर किसी की इच्छा अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने सुबह उठने को सुख मान रखा है, किसी ने सुबह उठने को सुख नहीं मान रखा, तो उस तरह से कॉम्पिटेंस सबका अलग अलग है, पर मेनली इंटेंशन जो है वो सभी का सेम है। बढ़िया। कोई सवाल तो नहीं है ना तुम लोगों का? हाँ होगा तो पूछ लेना। हम मतलब मैंने कल के सेशन से मैंने ये जाना कि अगर मतलब कि कोई पर्सन है, उसकी जो इंटेंशन है वो उस पर ट्रस्ट है मेरे को कि हाँ कि उसके इंटेंशन सही है, बट उसके जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो लो है, तो मुझे उस सिचुएशन पे मुझे ये करना है कि मुझे असिस्टेंट मतलब मुझे उसको सपोर्ट करना है। मेरे को नेग्लेक्ट नहीं करना कि हाँ कि तेरी कॉम्पिटेंसी लेवल लो है, और ना कि उसको इग्नोर नहीं करना, मेरे को जस्ट उसको सपोर्ट करना है। ये मैंने कल के सेशन से जाना। बढ़िया। बताओ तो सही, जो नहीं समझ में आया वो बता दे। बताइए। तो कल हमने देखा कि विश्वास को जांचने के दो आधार होते हैं, एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस और दूसरा कॉम्पिटेंस, योग्यता। तो योग्यता यानी कि जो हमारी क्षमता है कि हम कितना, हमारे अंदर उस चीज़ को करने की ज़ील है, हम कितना कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो हमने देखा कि क्या ये जो दोनों आधारों पर जब हमने जांचना शुरू किया तो हमने ये सीखा कि जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू हम जांचते हैं तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि क्या मैं स्वयं को खुश रखना चाहता हूँ। तो हमें जवाब मिलता है कि हाँ हम खुश रखना चाहते हैं। बट अगर हम वही चीज़ सामने वाले के लिए देखें कि नहीं, अगर हम ये चीज़ देखें कि हम क्या स्वयं को खुश रख पाते हैं, तो उसका आंसर हमें पता है कि हम अभी तो निरंतर सुखी नहीं रख पाते खुद को। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। ऐसे हम 4 जो हमने क्वेश्चंस किए थे और उनके फिर उनकी योग्यता के बेसिस पे भी हमने क्वेश्चन किए थे कि क्या हम कर पाते हैं ऐसा। ये चीज़ कल के उसमें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हर ह्यूमन की फंडामेंटल नीड होती है। हर इंसान को हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए ही होती है, और हर इंसान उसी की तरफ जाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं कुछ भी करके, किसी के साथ बुरा बर्ताव करके, कुछ भी करके, मतलब वो बेसिकली उधर तक ही पहुंचना चाह रहा है। और किसी इंसान को जब फोर्स किया जाता है जो टू स्टे इन द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तब अनहैप्पीनेस कॉज होती है। और जो मैं हूँ, जिस स्टेज पे मैं हूँ और जहाँ जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेड है, उन दोनों के बीच में जब तक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तब तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। और स्वयं का बदलाव मेरी तृप्ति के लिए है और किसी के लिए नहीं, और मेरी खुशी के लिए, और दूसरों का आराम पहुँचता है वो एक साइड प्रोडक्ट है। और इतना। बढ़िया। उधर दे दो, उधर उधर उधर। दीदी तुम्हारी आई नहीं है या कहीं उधर बैठी हैं? उनको कहना मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नमस्ते। कल जो मुझे समझ में आया वो ये था कि हम क्या करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम ये समझते हैं कि हाँ हमसे तो गलती हो गई, लेकिन दूसरे से अगर वही गलती हो जाती है तो हम समझते हैं नहीं नहीं इसने तो जानबूझकर किया, इसके लक्षण ही ऐसे है, ये तो जानबूझकर करता है, हम ये समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा भाई और मैं अपना बताती हूँ, जैसे पहले अभी कुछ दिनों पहले मेरा BSTC का पेपर था, तो उसके एक दिन पहले शाम को जब मैं मेरा एडमिशन कार्ड में उसमें टाइम देख रही थी एडमिशन कार्ड में, तो एकदम से मेरा फ़ोन आ गया। तो
वो मैंने खिड़की पर ही रख दिया एडमिशन कार्ड, तो वो एकदम से खिड़की से बाहर चला गया। तो जब जैसे मैं लेने गई तो वो बच्चों ने उसे फाड़ दिया। तो फिर मैं घर पे आके बोली कि देखो ना वो फाड़ दिया, वो उसने मेरा वो फाड़ दिया। तो मेरी दादी बोले कि तुझे मेरा लक्षण ही ऐसे ही, तू तो ऐसे ही करती है चीज़ों को। तो मैं उनको समझाने लगी नहीं मेरी गलती नहीं है, ये मेरे गलती से हो गया, मैंने ये किया नहीं है। तो मेरे जब मुझसे चीज़ें घूमी तो मैंने यही बोला कि ये मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे गलती से हो गया। और थोड़े दिन बाद जब मेरा भाई का जब आधार कार्ड गुम गया तो मैंने बोला कि नहीं इसके लक्षण ऐसे ही, ये चीज़ों को चेता तो ठिकाने रहता नहीं है, हर कहाँ पे रख देता है और फिर बोलता है कि गुम गया। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि जैसे मुझसे गलती हो गई थी उससे भी हो गई होगी, मैं ये नहीं सोचती हूँ। तो अब मैं उस पर मतलब सुधार करूँगी उसमें। सभी को नमस्ते। मेरी जो समझ बनी वो ये थी कि ह्यूमन माइंड की जो बेसिक नीड होती है वो है सुख और समृद्धि। सेकंड जो थिंक है वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग। बेसिकली होता क्या है, जब अपन किसी से संचार करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो अपन उसकी लैंग्वेज, शब्द सब कुछ समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, बट जिस चीज़ पे अपन को फोकस करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, वो है उसका इंटेंशन। हम उसका इंटेंशन नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। बट जब हम उसका इंटेंशन समझ लेते हैं देन हमको ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में उसकी जो थिंकिंग है वो अपने लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये कि जैसे अपन को ये तो पता है कि हम भी सुखी रहना चाहते हैं और दूसरों को भी सुखी रहना चाहते हैं, और नो डाउट ये भी श्योर है कि सामने वाला भी सुखी रहना चाहता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो हमको सुखी रखना चाह रहा है या नहीं रखना चाह रहा, और वो डिपेंड करता है उसकी योग्यता पे। थैंक यू। हाँ, आता हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, सर बोलूँ मैं? कहाँ हैं? हाँ, प्लीज़। मेरे को ये समझ में आया कि संबंध क्या है। अगर एक व्यक्ति और दोनों के बीच में संबंध बनना है तो वो कैसे बनना है। जैसे मैं मेरे संदर्भ में देखता हूँ तो वो चीज़ मेरे को वो गलती से हुई है, पर अगले वाले में संदर्भ में मैं जानबूझ के बोलता हूँ। अगर मैं दोनों चीज़ों में अपनी स्थिति समान रखूँ तो हमारे बीच में संबंध अच्छा बन सकता है और दोनों के बराबर रिस्पेक्ट बन सकती है। अगर हम हम दो दोस्त हैं, अगर हम 1 साल से दोस्त है, अगर उसने मेरे पूरे साल में एक भी गलती नहीं की और तब मैं उसको एकदम सही आंक रहा हूँ कि हाँ ये एकदम सही है, ये गलती नहीं कर सकता, फिर वो एक गलती कर देता है, उसके बाद मैं अपना विचार बदल देता हूँ, तो ये गलत है। उसके साथ फिर कॉन्वर्सेशन करके उसको समझाओ या फिर उससे समझो कि तुमने गलती क्यों की, उसका रीज़न पता करो ताकि संबंध बना रह सके। और अगर वो बात करना नहीं चाह रहा तो इसका मतलब सीधा सा है कि रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। फिर करते बात, पीछे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको माइक दे देना वहाँ। और दीदी को पूछो कितना समय लगेगा आने में। जी नमस्ते भैया, सबसे पहले तो इन बच्चों को देखने के बाद हमें बहुत ईर्ष्या होती है क्योंकि इनको इस एज में गुस्सा क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये सब समझने का मौका मिल रहा है। हम लोग एक्सीडेंट कर करके सीख रहे हैं और इस एज में भी पकड़ नहीं आ रहा है, जीना नहीं आ रहा है, ये तो दिख रहा है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए। रिश्ते में हम कोई भी फ्रेंडशिप है या कोई भी रिलेशन है, किसी में भी हम जब तक सही चलता है तब तो मेरा सोना बेटा, राजा बेटा यही चलता है। द मोमेंट वो खराब हो जाता है, नालायक, गधा, आप यहाँ तक आ जाते हैं, उसको ह्यूमन भी नहीं मानते हैं। तो एक और बात आपने जिक्र किया था कल कि बाहर किसी के साथ जीने जाते हैं परिवार को छोड़ के, तो एक सवाल आया था, उस वक्त आपने बहुत ही सही बताया था। वहाँ पे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते हैं, दोनों अपना मुखौटे के साथ ही रहते हैं, तो वहाँ पे जीना बहुत आसान लगता है। लेकिन जब 10 दिन आपने जो एक्सपेरिमेंट बताया साथ में जीते हैं तब सारे पोल खुल जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है और सब निकल के आता है, फिर कुचलाते जाते हैं और वो दुखदाई होता है। एक और रिवेंज के बारे में बात हुई थी। रिवेंज का रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि फाइनेंशियल चीटिंग टाइप का हो गया। तो उस वक्त हमारा एक 15 दिन ऐसा चला कि कैसा बदला लिया जाए, और उस वक्त जो चैट का भाषा को मैं वापस पढ़ता हूँ
तो अपने आप में मेरे को गिन आता है मैं इतना नीचे की तक गिर सकता हूँ, और सामने वाला भी गिर रहा है मेरे साथ साथ। ओशो का एक कोट था, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, एक जब पसंद नहीं है अलविदा कह दो प्यार से। तो यहाँ पे जब ऐसा हुआ था तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई नमस्ते बोल दें, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपने बोला तो था, आपने अमाउंट दिया तो था, ऐसा बोला, लेकिन बाद में कैसे मन बदल गया कि किसी बंदे ने सपोर्ट करने लग गया तो वो अमाउंट दिया ही नहीं, यहाँ तक आ गया। तो फिर उस वक्त बदला लेने का जो पता चल रहा था, ऐसे ऐसे डेली ऊपर नीचे होता है, जैसे साइनसोइडल कर्व जैसे होता है। एक दिन हमारा पलड़ा भारी है, हमने दार अच्छा लगा लिया, अगले दिन उनका दार अच्छा लगा लिया। इतना नीचे गिरे कि इतना दर्दनाक था वो पनिशमेंट, वो 15 दिन में दोनों को ही मिल गया। तो ये देखने को मिल रहा है कि हम या तो ओवर एवेल्यूशन में जाते हैं या बहुत ही अदरवाइज एवेल्यूशन में ही जाते हैं, ये दिख रहा है। और इससे एक्सट्रीम में जाने के बदले में मध्यस्थ कैसे जिया जाए, इसमें और 3 दिन में समझने के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन ये रिवेंज वाला दर्द जो होता है ना, उसमें हर आदमी अपना नुकसान करने के लिए सोचता है। लेकिन इस वक्त मैंने देखा अपना फॉल बैक जहां होते हैं अपना परिवार में ही होते हैं। मेरे बेटी मेरा स्टेटस देख के वहां से आ गई और वो बोली कि यू आर नॉट राइट, समथिंग इज रॉन्ग। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑफिस वाला काम है, चलता रहता है। नहीं, उसने सारे मेरा फोन निकाला, सब पढ़ा। मतलब आप इतना गंदे तरीके से लिख सकते हो? और मुझे इतना शर्मिंदा हुई कि मैं बड़ा बेकार तरीका लग रहा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और इवन इनटू एजुकेशन फॉर टीचिंग फॉर 35 इयर्स हम इस तरह का हमारे अंदर एक अलग पहलू भी है, ये देखने को मिला। तो ये बहुत ही पेनफुल था, बट इट इज ए रिवोल्यूशन कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने सेफ गार्ड्स करेंगे। एक गलतफहमी भैया ये हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमारे एजुकेशन हो गया था, हम समझदार हो गए। सही बात है। ये दिखने को मिल रहा है। मैं ऐसे रिश्ते में था, फ्रेंडशिप में था, वो लोग अपने पेरेंट को इतना गंदा तरीके से डांटते थे, वो देखने के बाद, और बाहर वो ऐसा मुखौटा लोग लगा के इतना मीठे मीठे तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पैरामीटर रख सकते हैं, ये रिश्ते में आगे जाके कैसा करेंगे, ये भी देखने को मिला। और कम से कम बच्चों को भी यही मैं सीख देऊंगा कि या मेरे अनुभव से वो सीखें, तो अपने पेरेंट्स को सही कोई ट्रीट कर लिया तो वो जीवन में सही हो गया। धन्यवाद। पीछे मेरे एक तो ये कि अभाव में सुखी होना समृद्धि हो सकती है। जैसे कल आपने कावेरी यात्रा की जो बात करी थी, नर्मदा यात्रा की, कि ठीक है उस समय आपको 1 रोटी या जो मिलता था जैसे भी करके वो भूख शांत करने के लिए, तो मैं 12 न्यूट्रिशन के साथ खाना खा करके समृद्ध अपने आप को मानूं, या उस समय पे आपके पास एक अभाव ही था न्यूट्रिशन का माने या किसी भी चीज का, पानी वाली दाल के साथ या किसी भी, तो वो समृद्धि का भाव था। सुन लिया। दूसरा ये कि चाहना होने पर योग्यता नहीं होना सही है या गलत है, इसको 2 प्रोस्पेक्टस में मैं देखता हूँ। पहला, मैं किसी आदमी या किसी व्यक्ति विशेष के साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को उसके साथ अकेला पाता हूँ तो मेरे अंदर योग्यता नहीं हो पाती है कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूँ। दूसरी चीज, यही चीज मैं अपने व्यापार क्षेत्र में या बिजनेस में कहीं भी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन जब मेरे को मौका रहता है तब भी मैं उस योग्यता को नहीं कर पाता हूँ। तो दोनों को कैसे क्या रिस्पॉन्ड करूंगा, पर अभी मैं एक ने को कह रहे हैं गलती करने की योग्यता नहीं कह रहे। मैं आपको पिटाई कर सकता हूँ, इसको योग्यता नहीं कह रहे। मैं आपको गाली दे सकता हूँ, इसको योग्यता नहीं कह रहे। मैं आपको बहुत अच्छे से चीट कर सकता हूँ, इसको योग्यता यहाँ नहीं कह रहे। इच्छा तो है, मतलब एक इच्छा तो है कि मैं जब आप अकेले मिलोगे तो आपको बढ़िया तय करूंगा मैं एक बार। नहीं, ये जो आपने कहा उस पर आता हूँ, पर ये दूसरा भाग समझिए कि मैंने आपको पिटाई कर लिया, इसको योग्यता नहीं कह रहे। यहाँ योग्यता तो कह रहे हैं सही समझने और सही जीने को। मैं चोरी कर लूँगा, इसको योग्यता नहीं कह रहे। मैं बहुत सफाई से आपका टांग तोड़ सकता हूँ, इसको योग्यता नहीं कह रहे। यहाँ तो योग्यता कह रहे हैं सही को समझने को, सही जीने को।
बाकी प्रश्न को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, पर शब्द तो पहले फिक्स हो जाए। बढ़िया, तो अब हम एक एक करके रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। हाँ 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 हाँ, इनको बोलना है, सही बात है, सुन लेते हैं इनका भी। कहिए कहिए जी। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो वेंजेंस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, इट विल ओनली कॉज हार्म टू अस इवेंचुअली। और अगर कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो हमें उसकी जो नीड है उसको समझना चाहिए, वो हमसे क्या चाहता है या क्या कन्वे करना चाहता है, ना कि उसके वर्ड्स। एक ये पॉइंट मेरे को समझ में आया था कि सपोज अगर आपको किसी भी बात का किसी से भी बुरा लग रहा है तो आप फर्स्ट थिंग ये करते हो कि आप इंटेंशंस पर डाउट करते हो, पर अगर आपका जो डाउट है वो क्लैरिफाई हो रहा है तो आप कॉन्फिडेंस पे डायरेक्टली डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपको खुद की कॉन्फिडेंस का ही आइडिया नहीं है तो आप उनकी कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ भी बोलना फेयर नहीं रहेगा। बट स्टिल अगर आपको अपनी बात पोर्ट्रे करनी है तो देयर इज ऑलवेज अ वे, अगर आप उसी वे से पोर्ट्रे करोगे तो आपकी बात सही सामने वाले तक पहुंचेगी भी और शायद वो उन पर काम भी करना स्टार्ट करे और इससे आपका भी मतलब आप भी सेटिस्फाइड ही रहेंगे। बढ़िया, तो अब मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ, कर ले। बढ़िया, कुछ भी रिस्पॉन्ड करने के पहले मैं वापस याद दिलाऊं इस बात को कि हमने यहाँ से बात को शुरू किया था कि ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारा गोल हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी को इंश्योर करना है। ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारा गोल हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी को इंश्योर करना है। ठीक, हैप्पीनेस के डेफिनेशन को भी हम लोगों ने देखा था कि टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। संगीत में व्यवस्था में होने का नाम सुख है। तो हमने शुरू किया है, देखिए कैसे डिजाइन को देखेंगे ना, डिजाइन क्या है इसका फ्लो का, तो डिजाइन ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मानव के रूप में मेरी चाहना सुख और समृद्धि की है। हम धीरे से ये भी देख पाते हैं कि ये एक मानव की चाहना है, ऐसा नहीं है, सर्व मानव की चाहना यही दिखाई देती है। ऐसे ही हैप्पीनेस किसको कहते हैं और प्रोस्पेरिटी किसको कहते हैं, इस डेफिनेशन में भी हम में और आप में भेद नहीं है, बल्कि हम सभी का डेफिनेशन एक है। तो हमारा गोल एक है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का डेफिनेशन एक है। आगे उसका प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी देखते हैं तो वो भी दिखता है कि ये मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों लेवल पर हार्मनी को, व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना, यही कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस को इंश्योर करने का प्रोग्राम है। सुख की निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रोग्राम भी हमारा एक है। ये बात पकड़ में आती? उसमें से एक एक को जब हम समझने जाते हैं तो मानव के रूप में हमने इतनी बातें देखी कि मानव, मैं और शरीर, इन दोनों का सहअस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस है। कैसे पता चलता है? ये दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की दिखाई देती हैं। एक आवश्यकता सुविधा जैसी है, भोजन कपड़े जैसी, जो सामयिक है और जिसकी क्वांटिटी की बात हो सकती है। जो टेम्पररी है, समय के साथ थोड़े समय के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक। जबकि मैं की आवश्यकता को देखते हैं तो जो उसकी सुख की आवश्यकता है वो निरंतर बनी रहने वाली आवश्यकता है और भाव के रूप में है, न कि क्वालिटी, न कि क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में। उसकी मात्रा में बात नहीं हो सकती। फिर हमने दोनों के पूरा करने के तरीके को भी देखा कि शरीर की आवश्यकता तो भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है, जबकि मैं की आवश्यकता सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। उसके आगे हमने ये देखा कि शरीर से जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, खाना पीना चलना, ये सब टेम्पररी है, सामयिक है। थोड़े समय के बाद शरीर थक जाता है
और हमको रेस्ट की ज़रूरत होने लगती है। जबकि सेल्फ की एक्टिविटी को देखेंगे, मैं की क्रियाओं को देखेंगे, तो ये दिखता है कि इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया, आशा की क्रिया, कोई ना कोई सोच विचार हमारे अंदर निरंतर चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो सेल्फ वाली सारी चीज़ों को देखिएगा तो कंटिन्यूअस, उसको पूरा करने के लिए जो सही समझ और सही भाव चाहिए वो भी कहाँ होगा, सेल्फ में कि बॉडी में? तो सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस है, एक्टिविटी कंटिन्यूअस है, और वो जिससे पूरा होगा वो भी सेल्फ में ही होना है, ना कि बॉडी में होना है। सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस है, सेल्फ का जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस है, और सेल्फ की नीड को पूरा करने के लिए जो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग चाहिए वो भी सेल्फ में ही होना है। तो सेल्फ की नीड को पूरा करने का सोर्स भी सेल्फ में ही है, बॉडी में नहीं है। बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए ये फिजियोकेमिकल थिंग्स हैं, भौतिक रासायनिक वस्तु है, भोजन, कपड़ा, घर, इस तरह की सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, ये शरीर के संदर्भ में दिखाई देती है। लास्टली हमने ये भी कहा था कि ये देखा जाए कि मैं सिर्फ शरीर हूँ या मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में अपने को देख पाता हूँ। और ये बात भी कही थी कि ये बात सिर्फ हमारे ऊपर लागू होती है, हमारे घर वालों के ऊपर लागू होती है, मित्रों के ऊपर लागू होती है कि नहीं होती, राज्य के लोगों के ऊपर लागू होती कि नहीं, किसी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय का व्यक्ति हो, ये बात उसके ऊपर लागू होती कि नहीं देखा जाए। इस रूप में मानव एक जैसा है कि नहीं, ये बात देखा जाए कि अगर हम मानव को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हमारी समझ एक होगी कि अलग अलग होगी? इतनी बात पर कोई प्रश्न हो तो बताओ। नमस्ते भैया, प्रश्न का उत्तर देने आप देख लीजिएगा, बट ये जो एक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं ना, डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन, और इसको हम बोल रहे हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस, बट जब हम सोते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ठीक कह रहे हो, उसको छोड़ के बाकी समय में बात कर रहे हैं। ठीक, उसको छोड़ के बाकी समय में बात कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है भैया कि जो पूरा नीड एक्टिविटी के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये जो नीड एक्टिविटी हैं ये सेल्फ की हैं और ये शरीर की हैं, तो ये एक तरह हाइपोथेटिकल लग रहा है, क्योंकि ये जो सेल्फ हैं क्या शरीर के ही किसी पार्ट में है? जैसे मैं भी जो विचार चल रहा है वो ब्रेन में है, जो फीलिंग्स है वो हार्ट से कनेक्टेड है, तो ये हम अलग अलग यूनिट की तरह देख रहे हैं, तो ये पूरा मतलब इसका बेस ही हाइपोथेटिकल लग रहा है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। बड़े लोगों के प्रश्न को बहुत ज़्यादा इस सेशन में हम नहीं लेंगे। हमको ये देखना चाहिए, आजकल साइंस में बड़ा एडवांसमेंट आ गया है कि हार्ट की बढ़िया स्टडी कर लेते हैं कि कितना काम कर रहा है। तो ये देखना चाहिए कि हार्ट जब 70% के बदले 40% काम करने लगता है तो क्या हमारी रिस्पेक्ट की नीड भी घट करके 40% बच जाती है कि नहीं, ये देखना चाहिए। मतलब ये तो प्रयोगों के लिए खुला रहने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही देखना चाहिए जो लोग ब्रेन का 2% यूज़ कर रहे, 4% यूज़ कर रहे, 5% यूज़ कर रहे, तो क्या जब ब्रेन का यूज़ कम करना शुरू कर देते हैं तो ये जो नीड है हमारा समझने का वो कम हो जाता है क्या? ठीक है, या सुख की आवश्यकता हमको कम महसूस होने लगती है क्या? ये देखना चाहिए। ठीक है, जैसे भोजन का मैं बता सकता हूँ, शरीर बीमार हो जाए भोजन की आवश्यकता बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती। मेरा एक हाथ अगर किसी एक्सीडेंट में चला जाए तो इस तरफ कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमको। ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट में एक पैर चला जाए तो मेरा सम्मान अब 1/4 हमको कम कर सकते हैं 2 हाथ 2 पैर मान के, और 75% ही रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं दिखता है। तो बॉडी के एक एक पार्ट्स को, ऑर्गन्स को जहाँ भी मानते हो पलट के देखना चाहिए धीरे धीरे। और प्रश्न सब कोई उत्तर देने के लिए नहीं है, मैं तो कहूँगा जांच परख की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, तो धीरे धीरे जो सही है वो साफ हो जाएगा। उत्तर देना या सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस प्रोसेस को पकड़ना जिससे उत्तर मिलता है।
तो ये ऑब्जर्वेशन का काम शुरू किया जाए कि ब्रेन से, हार्ट से, ये सब चीज़ों की वृद्धि से बच्चे का हार्ट छोटा होता होगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। ठीक, तो देखना चाहिए कि उसका सम्मान का, स्नेह का, भाव का विस्तार होता है कि कम होता चला जाता है। वो पीछे कह रहे थे कि हमको बच्चों से ईर्ष्या होती है कि इनको इतनी उम्र में ही कैसे मिल जाता है चीज़ें और हम धक्के खा रहे हैं। ये देखना चाहिए कि जैसे जैसे वो हार्ट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे भाव जो है वो बढ़ता चला जाता है कि नहीं बढ़ता चला जाता। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है वैसे वैसे अपने आप समझदारी आ जाती है कि नहीं आ जाती है, जांच परख करके देखना चाहिए। शरीर वाली ज़रूरत में तो ये बात दिखता है कि अगर 1 साल का बच्चा है तो 1 मीटर कपड़ा चाहिए, और 15 साल का हो गया तो 4 मीटर कपड़ा चाहिए शरीर बनने के लिए। भोजन में ये बात दिखाई देती है कि 2 साल का बच्चा है तो आधा रोटी 1 रोटी खाता है, 15 साल का हो जाता है तो 4 रोटी खाता है। ठीक है, 1 साल का बच्चा है उसको सोने के लिए 1 फीट जगह चाहिए, 15 साल का हो गया है अब उसको 5.5 फीट 6 फीट जगह चाहिए सोने के लिए। तो ये हिसाब लगा के देखा जाए। एक बात तो मैं ये कहूँगा, बढ़िया श्याम भैया जी, आप जो बोल रहे हो कि मुझे रिस्पेक्ट कंटिन्यूस चाहिए या सम्मान कंटिन्यूस चाहिए, पर इससे ये कहाँ से सिद्ध हो रहा है कि रिस्पेक्ट जिसको चाहिए वो मेरे ब्रेन के बाहर है? ये कहाँ से सिद्ध हो रहा है? दूसरा ये है कि जब भी मुझे रिस्पेक्ट मिलता है तो अगर मैं ब्रेन की ईईजी करता हूँ तो मुझे क्लियरली दिखता है कि वहाँ पे जब मुझे रिस्पेक्ट मिलता है या जब मुझे प्यार मिलता है तो ब्रेन के कुछ वो चेंजेस दिखाई देते हैं ईईजी के फॉर्म में। तो हम ऐसे कैसे मतलब कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग which is beyond this body, beyond the brain? मैं फिर से वही बात कहूँगा जो कहा था, और एक और बात कह देता हूँ। देखिए, तो सब जांच परख को खुला रखना चाहिए और करते हुए देखते रहना चाहिए। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए जांच परख की। ठीक है, तो हमको अपने लिए बार बार ये पलट के देखना चाहिए कि ब्रेन में होने वाला विकास या ह्रास क्या हमारे सुख की आवश्यकता को बदल देता है कि नहीं बदल देता है। जैसे पेट ठीक नहीं हो, शरीर ठीक नहीं हो, भोजन की ज़रूरत बदल जाती है। ऐसे ही ब्रेन का वृद्धि होना और छोटा होना क्या हमारे सुखी होने, दुखी होने को बदलता है कि नहीं बदलता है। ये देखना चाहिए प्रयोग करके। एक खुला प्रयोग है, करके देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। और इसका पार्ट 2 में ये कहूँगा कि एक बार के लिए मैं मान ही लेता हूँ कि वो ब्रेन के ही किसी हिस्से में है, तो भी ये बात तो आप पकड़ ही पाएंगे कि शरीर का बाकी हिस्सा एक तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो दूसरा हिस्सा दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको 2 भाग में उसी शरीर को ही बांटना पड़ेगा, एक उस कैटेगरी में ले जाना पड़ेगा, एक इस कैटेगरी में ले जाना पड़ेगा। वही मान के कर लें, वही मान के कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। पर ये तो बहुत क्लियर है ना कि रिस्पेक्ट का नीड है हमको, और एक क्षण के लिए भी, सॉरी, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि एक क्षण के लिए भी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, ठीक, हमको स्वीकार नहीं होता है। ये नीड तो हम पहचान पा रहे हैं, उस नीड को पूरा कर लिया जाए, एज सिंपल एज दैट। ये जो नीड है हमारा रिस्पेक्ट का, एक क्षण के लिए भी अगर कोई हमारा अपमान करता है हमको स्वीकार नहीं होता। ठीक, तो इस नीड को पूरा कर लिया जाए। ठीक, ये जो कंटिन्यूअस नीड है इसको पूरा कर लिया जाए। और ये भी दिखता है कि आपके अंदर अगर मेरे प्रति सम्मान का भाव है तभी आप उसको व्यक्त कर पाते हैं। सम्मान का भाव नहीं है तो कैसे व्यक्त करेंगे? और ये भाव आप में ही होगा, हाथ पैर में तो होना नहीं है, हाथ पैर में तो होना नहीं है। सर, जैसे हमारे किसी भी मतलब किसी ने हमको बुरा बोला तो वो हमारे किस पार्ट में लग रहा है बुरा वो हमको पता नहीं चल रहा है, मतलब वो बॉडी में नहीं पता चल रहा है। तो जैसे सर ने बात करी कि हम सपने में मतलब अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन सपने में भी हमको अभिलाष सर ने बताया था गोपाल भैया बाबू की क्लास लेते वक्त कि सपने में भी हम उस चीज़ को कॉन्शियसनेस के साथ देख सकते हैं। तो सर मतलब अभी मेरे साथ वो स्थिति नहीं है कि मतलब मैं देख सकती हूँ,
मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, तो सर मतलब क्या करें कि मतलब हम सपने में भी इतनी कॉन्शियसनेस रख सके, उसको देख सके। मुद्दा अभी सपने में कॉन्शसनेस को रखने का हमारा मुख्य नहीं है, वो हमारे दुखी होने का मुख्य कारण नहीं है। आज के दिन हमारे दुखी होने का मुख्य कारण तो जागे हुए में जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो है कि नहीं। ये जितने तरह की भी समस्याओं की हम अभी बात कर रहे हैं, ये समस्याएं तो अभी जागे हुए में जो हम एक दूसरे के लिए पैदा करते जा रहे हैं या अपने लिए पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ है। तो पहले उसको डील करने का काम कर लेते हैं, फिर इसको भी देख लेंगे क्या करें। उपाय तो हर चीज़ का है सर। लेकिन सर फिर भी जैसे बहुत सारे सपने जो हम नहीं देखना चाहते फिर भी वो आते हैं। इसका मतलब दिन में कहीं ना कहीं हम उसके बारे में सोच रहे हैं या मेरी कामना उस संदर्भ में बनी हुई है, इतना ही कह सकता हूँ। भैया जैसे आपने बोला कि अगर रिस्पेक्ट अगर 1 मिनट भी नहीं मिलता तो हमें उसकी वो जो नीड है उसको फुलफिल करना है। तो बेसिकली से कल आपने रिस्पेक्ट बढ़ाया तो उसको बेसिकली इतना देखना है कि सामने वाला और मैं बराबर है, जो मतलब ओवर अंडर या फिर अदरवाइज इवैल्यूएट नहीं करके उसको बराबर समझ करके अगर हम चलेंगे तो हमें वो डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होगा। ऐसा है क्या? जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर सामने वाले को अपने जैसा मानव के रूप में स्वीकार करके बात करेंगे तो डिसरिस्पेक्ट महसूस नहीं करेगा वो। बढ़िया, सोचते रहा जाए इस पर। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस पर सोचते रहा जाए। प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में हम लोगों ने बेसिक में ये बात किया था कि समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। आवश्यकता से अधिक होने का, स्लाइड्स तो थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए, क्रम अगर ध्यान में होगा तो मिल जाएगा। आवश्यकता से अधिक होने का भाव समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। तो प्रोस्पेरिटी की फीलिंग के लिए अपने नीड्स का आइडेंटिफिकेशन, आवश्यकता की पहचान होना जरूरी है। अगर वो पहचान नहीं होती है तो समृद्धि होने की संभावना नहीं है। सुविधाएं बहुत संग्रहित हो सकती हैं, एकत्र हो सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं हमारे पास, लेकिन फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी नहीं आता है अगर हमको अपना नीड ही नहीं पता है तो। इतनी बात इसके संदर्भ में कही थी और ये कहा था कि नीड का आइडेंटिफिकेशन तो समझदारी से होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग से होता है, और उससे अधिक की उपलब्धि जो होती है वो तो कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी से अल्टीमेटली होती है। पहचान के रूप में ये बात कही थी कि अगर हमारे अंदर फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी होता है तो हम दूसरों को देने की सोच पाते हैं, राइट यूटिलाइजेशन की सोचते हैं, दूसरों को देने की सोचते हैं। अगर हमारे अंदर फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन है तो हम एक्यूमुलेशन की सोचते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की सोच पाते हैं। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। सॉरी, रिपीट। प्रोस्पेरिटी का मतलब है हमारे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, इस भाव का नाम समृद्धि है। तो आवश्यकता से अधिक होने का भाव तभी हो सकता है ना जब आवश्यकता का पता हो। तो आवश्यकता का पता होना जरूरी है समझदारी से, उससे अधिक का होना जरूरी है किसी न किसी काम को करके। तो जब भी मेरे पास लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, हम दूसरों को देने की सोच पाते हैं। जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम है तो हम सिर्फ दूसरों को लेने की, एक्सप्लॉइट करने की या एक्यूमुलेट करने की सोचते हैं। ये इंडिकेटर है इस बात का कि हमारे अंदर फीलिंग कौन सी है, प्रोस्पेरिटी की कि डिप्रीवेशन की, समृद्धि का कि अभाव का, लघुता का, लघुता। भैया हाँ, कहाँ है? इधर थोड़ा ये जो सही हुनर से है ना, राइट स्किल जी, इसको अगर थोड़ा इलोबरेट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे जॉब्स या बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं। सोसाइटी में जब आएंगे तब हम उस पर बात करेंगे, वो सोसाइटी का मुद्दा है। नहीं, जैसे शाम्बे, जैसे अभी मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको बांट इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं फ्यूचर कॉन्शियस हूँ कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी तो बांट दूंगा
फिर बाद में मुझे ही, मेरे पास ही पैसे नहीं रहेंगे तो मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। हाँ, इसका मतलब ओवरऑल में आपको नहीं लगता है कि आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है? ओवरऑल में नहीं लगता है ऐसा, इतना ही कह सकता हूँ। पर वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो अंकल भी बोल रहे हो, जो सही बात है, मतलब आज कमा भी लेते तो लगता है कि नहीं कल ये हो जाएगा या फिर ये काम आ जाएगा, इधर लग जाएगा, तो सिक्योरिटी की फीलिंग तो कैसे आएगी? एक प्रश्न पूछ के छोड़ देता हूँ, उत्तर की ज़रूरत नहीं है, कि हमको ये देखना चाहिए कि ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है ये बॉडी का नीड है कि सेल्फ का नीड है। ठीक, ये देखना चाहिए कि जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी हम कह रहे हैं ना, ये नीड बॉडी का है कि सेल्फ का है? किसका है? सेल्फ का। हमको धीरे धीरे समझना चाहिए कि सेल्फ का नीड अगर पूरा होना है तो वो सेल्फ की एक्टिविटी से ही पूरा होगा। फिजिकल थिंग से हम सोचेंगे कि वो सिक्योरिटी का नीड पूरा हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। वो ऐसा ही है जैसे सुविधा से सम्मान सुनिश्चित करना। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अगर आना है तो कहीं ना कहीं समझदारी से आएगी और संबंध में दूसरे मनुष्य के साथ भावपूर्वक जीने से वो सुरक्षा आएगी। अपने में समझदारी के बिना दूसरे मनुष्य के साथ संबंध में भावपूर्वक जिए बिना वो सिक्योरिटी की फीलिंग इंश्योर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सेल्फ की नीड है, बॉडी की नीड नहीं है। बट विचार किया जाए, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ सोचने की दृष्टि से। ये प्रश्न क्लियर हो गया ना? एक्सीलेंट भैया, क्वेश्चन में आपने पूरा आंसर कर दिया। बढ़िया। भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि मेरे फादर हैं, ठीक है, उनके शूज़ फटे हुए हैं, पर वो चाहते हैं कि मैं नए शूज़ पहनूं, तो उन्होंने अपने शूज़ को ना खरीद के मेरे लिए नए शूज़ खरीदे। तो क्या उनके अंदर ये समृद्धि वाली भावना है? क्या वो समृद्ध है? अगर हमसे पूछेंगे तो अगर परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, आप जो कह रहे हैं उसमें ऐसा है कि परिवार की दो आवश्यकता है, आपके शूज़ की भी और मेरे शूज़ की भी, ठीक, तो उन्होंने आपकी पूरी कर दी। तो व्यक्तिगत रूप में वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा आपकी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। लेकिन परिवार के रूप में अगर पूछिएगा तो परिवार के रूप में तो सुविधाएं इतनी होनी चाहिए कि आप भी जूते पहन सकें, मैं भी पहन सकूं। नहीं, सोचना जरूरी है। जितना सोचेंगे ना उत्तर आप हमसे ज़्यादा अच्छा निकाल के ले आएंगे। इसलिए मेरा काम तो बस कुछ सवाल पूछना है जी, कुछ सवाल पूछना है। माइक। तो फिर जो लोग बिल्कुल दरिद्र हैं, बीपीएल जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो लोग कैसे डील करेंगे फिर इनसे? वो लोग कैसे निकलेंगे? डील करेंगे फिर इन सबसे, बिकॉज समृद्धि तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। दे डोंट हैव सफिशिएंट इनफ। समृद्धि जिनके पास सफिशिएंट नहीं है, दो में से एक तरह से ही हो सकता है। या तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, या पूरा समाज ठीक हो कि उनके लिए अवसर प्रोवाइड करे। देखिए, ये प्रश्न हम धीरे धीरे नेचर में जाके पूछेंगे कि क्या धरती पर इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं कि हर आदमी की समृद्धि हो सके। अगर नहीं है तब तो डिजाइन फॉल्ट है, लेकिन अगर है तो हमारे आपके बनाए हुए सिस्टम का फॉल्ट है। तो अगर हमारे आपके बनाए हुए सिस्टम का दोष है तो कहीं ना कहीं हमको एक नए सिस्टम को क्रिएट करने पर बात करनी पड़ेगी, या इसी सिस्टम को रीमॉडिफाई करने की ओर हमको सोचना पड़ेगा। आज करें, कल करें, परसों करें, जिस दिन भी करें, पर डायरेक्शन तो बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर नेचर में पॉसिबिलिटी है हर आदमी के प्रोस्पेरस होने का, फिर हमको अपने डिज़ाइन को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है एज सोसाइटी। अब जैसे मम्मा हैं तो शी डज नॉट कीप सो मेनी क्लोथ्स। ये दो अगर तो पहले दो बाहर निकालेंगे, मम्मा का ऐसा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं कबर्ड खोलूंगी तो आई नेवर हैव सफिशिएंट क्लोथ्स। अब मुझे ये बिल्कुल पता है कि मेरी वार्डरोब में इतना है कि 3 जने पूरे एक साल रिपीट नहीं करेंगे तो भी आई हैव सफिशिएंट क्लोथ्स। पर फिर भी वो जो एक समृद्ध मतलब प्रोस्पेरिटी वाली फीलिंग है वो कभी तो आ जाती, तो मैं उस दिन 2-4 कपड़े निकाल के दे देती हूँ भैया, पर बाकी जनरली मेरे साथ में वो नहीं है।
और मुझे और खरीदना होता है तो बहुत आराम से देखना चाहिए। मैं सब सवाल पूछ के बस छोड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी को घेरने का नहीं है। हाँ, पहले आप ही कह लीजिए। कहिए नहीं, कह लीजिए। आप तो उनको उत्तर दे रहे होंगे ना, तो पहले दे लीजिए। अच्छा ठीक है, तो इनको उत्तर दे देता हूँ। हमको धीरे धीरे ये बात को अपने में पलट के देखना चाहिए कि ये जो डिजायर हमारा बन रहा है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है या प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन से आ रहा है। वो जो ये डिजायर जो हमारा सेट हो रहा है ना, ठीक है, ये आ कहाँ से रहा है? अगर सेंसेशन से डिजायर आ रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाला है। अगर प्री कंडीशनिंग से डिजायर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे स्टेटस से, सम्मान से, पहचान से या संवेदना में अच्छा लगने से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है, समस्याएं उठने ही वाली हैं। ऐसा होता है कि नहीं, देखा जाए। और अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हम वेरीफाई करके चीज़ों को देखेंगे तो ये सॉर्ट आउट होता है कि नहीं, वो भी देखा जाए। उसका मतलब ये होता है कि हम किसी रूप को देखते हैं, हमको रूप अच्छा लगता है, ठीक। किसी कपड़े के डिज़ाइन को हमको देखते हैं, उसके टेक्सचर को हम देखते हैं, हमको पसंद आ जाता है। आँखों को भा जाना कहते हैं हिंदी में, ठीक है। हमारी आँखों को अच्छा लगता है, स्मेल में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, छूने में अच्छा लगता है। इस अच्छा लगने के आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं ना, उसको यहाँ कह रहे हैं संवेदना के आधार पर निर्णय लेना। अच्छा लगने के आधार पर, तो अच्छा लगने के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए ऐसा? वही अच्छा जिस पर बात की थी हम लोगों ने पहले कि अच्छा लगना और अच्छा होना, ये दोनों को देखने जाएंगे तो फर्क होगा कि नहीं। और ये अच्छा लगने से अगर हम सुखी होने का प्रयास करेंगे, ये यहाँ पर अच्छा लगने की जगह से जैसे ही हम सुखी होने का प्रयास करेंगे और अच्छा लगने में हम सुविधा को ढूंढते रहेंगे, तो चूक हमसे फिर से यही हो रही है कि हम सुविधा में अच्छा लगने से सेल्फ के सुखी होने की नीड को पूरा करना चाहते हैं। ये जो अच्छा लगना और होना है, इस पे एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, मैंने जो बात कही वो पकड़ में आई? क्या कहा मैंने? मतलब इफ विल गो फॉर अच्छा लगना तो देयर विल नेवर बी प्रॉस्पेरिटी, यू विल नेवर फील प्रॉस्परस। वेट अ मिनट, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। हम एकदम सिंपल, क्या होता है बहुत बार जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं ना, हम प्रश्नों में ही इतने खोए होते हैं कि उत्तर भी उसमें नहीं आ पाता है। हम एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि ये अच्छा लगने वाले भाग से हम क्या कर रहे हैं, अगर देखिएगा तो सेल्फ के सुखी होने की नीड को पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो पीछे स्लाइड में जाइएगा ना, तो सेल्फ का जो नीड है हैप्पीनेस का, सुखी होने का, उसको हम यहाँ फिजियोकेमिकल थिंग से अच्छा लगने के आधार पर पूरा करना चाह रहे हैं। इस प्रयास को हम कितना भी करने जाएं, जैसे सुविधा से सम्मान सुनिश्चित नहीं होता है, ऐसे ही सुविधा में अच्छा लगने के आधार पर सुख की निरंतरता सुनिश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों का डिजाइन अलग अलग है। सुविधा सुखी होने के अर्थ में नहीं है, सुविधा शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में। शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से सुविधा को देखेंगे तो सुविधा समर्थ है, कैपेबल है शरीर को स्वस्थ रखने में। लेकिन अगर इस सुविधा से अच्छा लगने के आधार पर सेल्फ की हैप्पीनेस की नीड को पूरा करने जाएंगे, मुश्किल लगता है, विचार किया जाए। ये बात मुझे पकड़ में भी आई, समझ में भी आई। अब अच्छा लगने और होने पे एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में ऐसे कपड़े मत पहनो, वो अच्छे नहीं लगते, बट इट डज नॉट मीन ना कि वो अच्छे नहीं है। वही, अब ये जब सोसाइटी को लेके आएंगे ना, तो क्या अच्छा है इस पर बात होने की ज़रूरत है। अभी तो ज़्यादातर सोसाइटी का अपना अपना नोशन है अच्छा लगने का, ठीक है, सोसाइटी का भी और जनरेशन वाइज भी, ठीक है, अच्छा लगने का नोशन है। अच्छा होने को तो हम ज़्यादातर समय बात ही नहीं करते, ठीक। तो और ये सब कहाँ से आ रहा है आप देखिएगा,
तो हमारे बुजुर्गों में अपने जनरेशन से आया है, और नई पीढ़ी में ज़्यादातर वो मीडिया, एडवर्टीजमेंट, मूवी, इससे आया है। ठीक है, इसलिए वो गैप दिखाई देता है, पर दोनों अच्छा लगने के हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, कोई पल्लू डालने के लिए भी यहाँ तक कह रहा ना, हमारी एक फ्रेंड थी PhD की, वो उसके घर में इसी बात का झगड़ा होता था कि सास कहती थी यहाँ तक पल्लू डाल के रखो, वो कहती थी मैं तो जीन्स पहनूंगी, जीन्स और टॉप में रहूंगी। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पल्लू यहाँ तक डालना भी जो है वो एक मान्यता से आ रहा है, जिससे वो पले बढ़े। ठीक, और ये जीन्स और टॉप पहन के भी जो घूमना आ रहा है ना, ये कोई शरीर की आवश्यकता को पहचान करके और कंफर्टनेस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ऐसा बहुत नहीं लगता है। क्यों? तो ये दिखता है कि यहाँ मीडिया का है, सोसाइटी का है, पीयर प्रेशर का है, ग्रुप में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसका है। दोनों चल तो मान्यता ही रहा है जी, जो आपस में टकराती रहती हैं एक दूसरे से। भैया अभी की जनरेशन में तो मीडिया और इन सब से आया है, तो जो पुरानी जनरेशन में है वो कहाँ से आया है? बाप दादों की मान्यता से। वही तो मैं कह रहा था कि वो आ रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन मान्यता से। जो हमारी माँ करी थी, जो हमारे सास करे थे, जो हमारे बाप दादे किए, वही हमको करना है। तो वो किसी परिस्थिति उस समय की वजह से आया था? वही, अब वो शुरू किस वजह से किया गया था मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वो चल रहा है वो तो एक मान्यता के तहत चल रहा है, मान्यता के तहत चल रहा है। इसीलिए आप एक समय में ही देखेंगे ना, बिहार में जो ड्रेस ठीक माना जाता है राजस्थान में नहीं माना जाता। ठीक, राजस्थान में जो ठीक माना जाता है बिहार में कबाड़ ड्रेस माना जाता है। हेलो भैया, हाँ भैया, एक ये था कि जो हमारा बेस लाइन होता है वो हर सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होगा। जैसे मेरा घर पे रहने का अपना एक बेस लाइन और यहाँ पर रहने का बेस लाइन, वहाँ पर खाना खाने का यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ भी सुखी होने के लिए आया हूँ, तो मेरा उसका बेस लाइन अलग होगा और वहाँ पर रहने का अलग होगा, कि दोनों का सेम ही होगा? या इससे ये समझ में आती है कि सुखी होने के लिए ज्ञान की या समझने की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, सुविधा की आवश्यकता गौण होती चली जाती है। आदमी और पशु में एक मूलभूत अंतर है ये। पशुओं को अगर यहाँ इकट्ठा करना हो ना, 130 जानवर को इकट्ठा करना हो, बीच में पहले घास रखनी पड़ेगी कि नहीं, उसके बिना एक नहीं आने वाला। आता कोई नहीं आएगा, पहले बीच में घास रखनी पड़ेगी तभी इकट्ठे होंगे। आदमी को घास रखने की जरूरत नहीं है इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि आदमी में समझने की भी, ज्ञान की, समझ की मूलभूत चाहना है, और उस समझ के लिए भी आदमी एक जगह इकट्ठा हो सकता है और काम कर सकता है कि नहीं। ये बात दिखती। तो वो जो सुविधा का बेस लाइन है ना, वो बहुत नीचे चला जाता है आज की जिस तरह से हम बना रखे हैं, बशर्ते समझ और भाव के आधार पर हमारा तृप्ति का काम शुरू हो जाए। समझ के अभाव में, सही भाव के अभाव में ये सुखी होने का ज़रूरत पूरा होता नहीं है। सही समझ और सही भाव के अभाव में सुखी होने का ज़रूरत पूरा नहीं होता है। वो ज़रूरत पूरा नहीं होता है तो मुंह मारने के लिए हम सुविधा में कभी इधर मुंह मारते हैं, कभी उधर मुंह मारते हैं। ऐसा डिजाइन हो गया है हमारे जीने का जी। तो भैया, जो अच्छा होना होता है शायद वो फैक्चुअल होता है, मतलब वो फैक्ट है, इट इज इन रियल, और अच्छा लगना मेरा पर्सपेक्टिव है जी। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो होता ही अच्छा है, सबके लिए अच्छा होता है जी। बट जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे ही अच्छा लगता है, बाकियों को अच्छा नहीं लगेगा उसका जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, जैसे आपको मिर्च बहुत पसंद हो सकता है, दूसरे को नहीं होगा। बढ़िया। श्याम भाई, एक बात मैं कह रहा था जी, कहिए। कि जैसे आपने एक बहुत ही गजब तरीके से समझाया वो भैया की बात पे, कि अगर फ्यूचर की अनसर्टनिटी है, भविष्य की असुरक्षा का भाव है, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो चूंकि शरीर की समस्या ही नहीं है, असुरक्षा का भाव तो मन सेल्फ में है, तो वो सेल्फ से ठीक होगा, यहाँ से होगा नहीं। कितना भी पैसा आ जाए उससे वो असुरक्षा खत्म होगी नहीं। एक एग्जाम्पल याद आया मुझे कि मैं जब कोविड हुआ था तो हमारे घर में 4 लोगों को हो गया, सबसे पहले मुझे हुआ था। तो डॉक्टर से पूछा मैं उनका, देखो वैसे तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इससे ठीक होता है, लेकिन पैसा है तो लगा लो। तो हॉस्पिटल लगा लिया 5 इंजेक्शन, तो बिल आया तो इंश्योरेंस कंपनी दे दिया।
तो मेरे एकदम क्लिक हुआ। अरे मैंने कहा अभी तक तो पापा बोलते थे कि पैसा इसलिए इकट्ठा करना जरूरी, भविष्य में कुछ हो जाएगा तो कहाँ से आएगा, है ना, पैसा है तो सब कुछ है। मैंने देखा तो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो जो बीमारी के समय के लिए इकट्ठे किया तो उसकी भी जरूरत नहीं है, खाली आपको किस्त भरने का पैसा होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि, पर उसके बाद भी अभी भी उनमें वो भाव तो नहीं आया अभी। मैंने बोला अब पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं अपन, तो बोले कि ऐसा नहीं, कुछ भी हो जाएगा, 5 लाख लग गया, बड़ी बीमारी हो गई। मैंने कहा तो इसका तो कोई अंत नहीं है, हम कुछ भी सोचते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे ये आज और ज़्यादा सटीक जवाब मिला कि शरीर की आवश्यकता के लिए पैसे की जरूरत है कि रोटी कपड़ा मकान गाड़ी मोबाइल सब पैसे से आएगा, लेकिन सेल्फ की आवश्यकता में शरीर का कोई रोल नहीं, कि वो आवश्यकता कंटिन्यूस है, वो वही चीज़ दे सकती है जो खुद कंटिन्यूस हो। तो सेल्फ कंटिन्यूस है इसलिए वहाँ से मिल सकता है, शरीर कंटिन्यूस है ही नहीं, एक दिन मरना है तो वहाँ से मिल भी नहीं सकता है। तो ये एक तो बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। एक मैं कह रहा था कि जैसे ये अभी मैं अपने आसपास घरों में देखता हूँ कि सबका मेंबर के में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो बिजनेसमैन है, सारे उद्योगपति हैं। नौकरी वालों को भी देखता हूँ कई की अच्छी पैकेज है, जो सरकारी नौकरी में उनका पैकेज वैसे ही अच्छा ही होता है, 5-6 गुना होता है ये प्राइवेट की तुलना में। तो आपने जो लिखा उसमें कि आवश्यकता से अधिक का भाव समृद्धि, तो ये तो लगता है ये सुनने के बाद शुरू कर भाई अपने पास आवश्यकता ज़्यादा तो है ही यार, लेकिन ये भाव आया है कि नहीं आया है इसका प्रमाण वो आखिरी लाइन में जो आपने लिखा है, उदारता अगर आती है, क्योंकि समृद्धि का प्रमाण क्या, हर व्यक्ति को लगता है मेरे पास आवश्यकता ज़्यादा है, उस हर व्यक्ति समृद्ध थोड़ी हो गया। समृद्धि का अगला स्टेप है असंग्रह। अगर आपको और इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है और उसका प्रमाण क्या है, उदारता आ जाए, तो जाके माना जाए समृद्धि, वरना खाली आवश्यकता अधिक होने से समृद्धि हो जाएगी, ऐसा मैं अपने आसपास भी होते हुए नहीं देखता हूँ। जी भैया, इसमें भैया ने जो बताया था कि सिक्योरिटी के बारे में हमारे गोष्ठी में डिस्कशन हुआ कि सिक्योरिटी बेसिकली डर ये बैठता है कि मौत के बारे में, डेथ के बारे में, और कोई मरना नहीं चाहता। और आदमी 10,000 कमा रहा है, वो भी सोच रहा है कि मेरे को 5 करोड़ का इकट्ठा हो जाए, लेकिन टर्मिनल इलनेस आ जाएगा तो 5 करोड़ भी कम बढ़ेगा। अंबानी भी मर रहा है और टाटा भी मर रहा है, सब मर रहे हैं, लेकिन जब सेल्फ में डेथ के बारे में डर चले जाए फिर आदमी कुछ भी ये सिक्योरिटी को सीमित कर सकता है। एक तो ये बात। कपड़े के बारे में पहले का लोग क्या कर रहे थे, दे वर सो हाइजीनिक एंड दे वर प्लान्ड फॉर कंफर्ट लेवल। अभी जीन्स, टाइट जीन्स पहन के 2 लोग मिलके खोलते हैं तो हॉस्टल में, वो हाइजीनिक नहीं है और कंफर्ट भी नहीं है, और हम देखा देखी में पहन रहे हैं। तो और यहाँ कट वहाँ कट और फटा हुआ, ये सब कोई कंफर्ट के बारे में नहीं है। दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। पहले सिलाने के लिए पैसा देते हैं, फिर उसको फाड़ने का पैसा देते हैं। क्योंकि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, आई कैन टॉक अबाउट कंफर्ट एंड अदर थिंग्स। तो इसमें फाइबर भी बिल्कुल बेकार, अपने शरीर के सूटेबल नहीं है, ऐसा फाइबर यूज किया जाता है। सो दे आर द मेन रीजन फॉर लेडीज के 90% बीमारी के लिए ये ड्रेसिंग इन्फ्लुएंस है। भैया, तो अभी जो समझ में आया वो ये कि नीड, एक्चुअल नीड तो हमें पता है कि बहुत बेयर मिनिमम नीड है हमारी, पर जब मैं वर्कशॉप में आती हूँ तो मुझे डर इस बात का होता है कि अब समझ तो आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा, पर कर तो कुछ पाऊंगी नहीं, तो फिर पापा वापस बोलेंगे कि समझ भी लेती है फिर भी एक्ट नहीं करती उसके ऊपर। तो वो गलत बात है, वो मैं मानती हूँ, पर अभी जो मुझे समझ में आया इस वर्कशॉप में वो ये है कि खुद की अभी जो नीड है सिर्फ वो पहचान करके एक बार वहाँ तक भी आने की कोशिश करो तो भी एक प्रोग्रेस है। जी। तो वो नहीं है कि भाई एकदम ही नीड पे आना है, अपनी खुद का जो एक बना लो कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर अब जैसे अगर पापा मम्मी की नीड्स देखूंगी तो वो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी नीड बना ली है। मेरी नीड बनती है मैं जहाँ रहती हूँ, जिनके साथ रहती हूँ उसके हिसाब से, तो वो उधर भी डिफरेंस आ जाता है। तो वो अब मुझे पता भी है कि मैं सही भी नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं गलत भी नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, अपने को पलट के देखना चाहिए कि प्रोस्पेरिटी हमारा नीड है कि नहीं। ठीक है, प्रोस्पेरिटी अगर मेरा नीड है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, उसका प्री रिक्विजिट है कि नहीं है। अगर लगता है कि है, ठीक है,
तो अपने लिए होमवर्क करके देखना चाहिए कि कितने फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह से भी आप करके देख सकें, और उसको प्रोड्यूस करने का कोई ना कोई हमारे पास मीन्स होना चाहिए। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि रिलेशनशिप के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो समय और प्रयास चाहिए वो हम लगाने के लिए बचता है कि नहीं बचता है, या हम मजदूर की तरह 24 घंटा उसी में लगा रहे। वो स्टोरी ऑफ स्टफ और दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात कहते हैं लोग कि जैसा वो जो बंधुआ मजदूर का ज़माना होता था ना, उस समय लोगों के पास जितना फ्री टाइम था, मॉडर्निटी में लोगों के पास उतना भी फ्री टाइम नहीं है। ऐसा उनका डेटा स्टडी का रिसर्च है, मेरा तो कुछ नहीं कहना उसमें, लेकिन वो कहते हैं कि बंधुआ मजदूर के जमाने, बंधुआ मजदूर जानते उस जमाने में भी लोगों के पास जितना फ्री टाइम था, इस मॉडर्निटी में जॉब करते हुए वो टाइम भी नहीं बचता। तो ये देखा जाए कि जो बाकी हमारी नीड्स है रिलेशनशिप की, राइट अंडरस्टैंडिंग की, उसके लिए अप्रोप्रिएट समय और प्रयास हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम इसी में उलझ के रह जा रहे। ठीक है, वो सोचने की ज़रूरत है। इतना ही कहूँगा मैं। भैया इसमें ये है कि रिलेशनशिप को टाइम और आपने बोला कि मतलब फीलिंग भाव चाहिए और समय चाहिए रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। मैं अपनी लाइफ में अगर देखती हूँ, यहाँ मम्मी पापा के साथ नहीं बट बाकी जगह पे, तो टाइम और फीलिंग देने के लिए एक कैफ़े जाना पड़ता है। उस कैफ़े में जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मेरे मतलब अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे बुला लूँ, या फिर मैं खाना कैफ़े जाके खाना खाना या कुछ पीना है तो वो चीज़ घर पे कर ली अगर। पर अभी मेरे आसपास सब लोग को ऐसा होता है कि ऑफिस चले गए, दिन भर काम कर लिया, अब घर पे नहीं बैठना है। तो वो फीलिंग क्यों आती है? इसलिए कि ऑफिस में पूरे दिन भर तंग हुए हैं, वो उतारेंगे कहाँ? ये जो पूरे दिन भर हम ऑफिस में सजा झेले हैं, उसको रिलीज करने के लिए वो जो 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर का जूता पहन के दिन भर पैर कटवाए हैं, उसको कहीं तो जाके उतारेंगे जी। पर ऑफिस का जो आप बोल रहे हो कि वहाँ पे परेशान हुए, वो हमारी जनरेशन भी अगर हो रही है और बड़ों की जनरेशन भी हुई, तो बड़ों को तो कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग को ही क्यों? बड़ों के अपने तरीके हैं। पर मतलब क्या? अब क्या, ये तो बड़े लोगों से पूछिएगा, उसमें हमारा मुंह क्यों खुलवाना चाहते हैं? बता दो या तो हमें समझ में आए। क्योंकि मेरे को ये दिखता है कि मेरा अगर किसी के साथ मिलने का अगर प्लान है, मतलब रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने का अगर मैं सोच रही हूँ, तो या तो मैं ड्राइव पे जा रही हूँ, या मैं कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट जा रही हूँ, या मैं मूवी देखने जा रही हूँ, या मैं कोई गेमिंग जोन में खेलने के लिए जा रही हूँ। क्या हो गया है ना, अभी जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं ना, ये सब इतने सरफेस लेवल पर, उसको बहुत मैं नहीं बढ़ाता हूँ, थोड़ा आगे चलेंगे हम, इतने भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरह का कहना चाहिए टाइम पास करने के लिए जो कुछ लोगों की साथ में ज़रूरत पड़ती है ना, वो डिज़ाइन है। पर है कि नहीं सोचा जाए, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि विचार करना शुरू किया जाए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, होता कि नहीं होता। श्याम भाई, वो बदादा जी कह रहे हैं कि जब मैं बाहर गया था डीजी चालू करवाने, तो आपने कोई बहुत अच्छी बात लाइन बोल दी जो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आई है, इसको रिपीट करना पड़ेगा। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला। तो भैया ठीक है, बाहर का ये समझ में आया मेरे को कि सब चीज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। पर पहला क्वेश्चन तो कि अब इसमें जो बोल रहे हो आपके सरफेस लेवल पे रिलेशनशिप बने, तो इसको वैसा नहीं रखने के लिए एक तो कैसे, क्या प्रोसेस होता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, एक तो क्वेश्चन वो है। और दूसरा ये कि घर पे मैं मम्मी पापा जब मैं आती हूँ घर पे, तो हम तीनों साथ रहते हैं, बात करते हैं, सब करते हैं, खाना साथ खा रहे, तो भी एक वो एक्टिविटी होती है रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए। तब हम बात करें नहीं करें, वो फिर भी एक एक्टिविटी होती है। जब हम बात करते हैं तो कई बार बात बहस में भी बदल जाती है, तो उसके बाद में लगता है कि यार बात तो करनी नहीं है, बहुत बार एक दिन में एक बार बात कर ली, उससे ज़्यादा दूसरी बार बैठ के बात नहीं करनी, वरना फिर से अगर कुछ हुआ तो फिर वो डर बैठ जाता है। और क्योंकि आप जब बाहर रहते हो और घर पे आते हो, तो बहुत उम्मीदों से आप घर पे आते हो कि यार
बाहर तो झेल लिए, अब घर में क्या झेला जाए। तो लगता है कि मतलब घर में तो यार अच्छे से रह के जाऊँ, मतलब अब भी यहाँ पे आके भी ऐसे ये सब बहस तो नहीं करनी। मेन ये होता है कि अच्छे से रहें। तो सोचते हैं गेम्स खेल लें, तो गेम्स खेल लें तो फिर वो भी एक्साइटमेंट का ही तरीका हो गया, तो फिर क्या करें? बताते हैं, इनका प्रश्न सुन लेते हैं, हम एक साथ रिस्पॉन्ड कर देते सबको। हाँ, अभी अभी सुनते हैं ना, पहले यहाँ सुन लें फिर आपको माइक देते हैं। हाँ, आपका भी सुन लेते हैं। शानू के बाद में मेरा तो एकदम अपोजिट होता है। जैसे मेरे को हॉस्पिटल 8 बजे पहुंचना, तो ओपीडी 2 बजे तक होता है केवल, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में काम भी नहीं होता है। बट आई कम बैक होम और फिर उसके बाद में मेरे को तो ऐसा हो जाता है कि मेरी फैमिली से मुझे बात करने का भी मन नहीं करता है। और आफ्टर दैट ऑल्सो न्यू इवन द ओल्ड फ्रेंड्स आई हैव, मेरा उनसे मिलने का मन नहीं करता। आई डोंट फील लाइक सोशलाइजिंग एट ऑल। और जो नए if somebody is trying to have a friendship और मेरा उसका भी 0, तो फिर उससे कैसे? वहाँ माइक अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ। भैया आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। तो फिर क्वालिटी टाइम मतलब क्या होता है? क्योंकि मेरे साथ कल ही हुआ था कि मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी इन जनरल, तो मतलब बोल रही थी कि टाइम देना है नॉल, तो उसके अकॉर्डिंग एट ऑल द टाइम ज्ञान मत दिया करो, ठीक है? या फिर ऐसी बातें मत करो, कभी रील्स देखना, मूवीज देखना, ये सब भी क्वालिटी टाइम मतलब होता है, ठीक है? तो एक हर पर्सन की अपनी अपनी नीड होती है अलग अलग, तो एक बैलेंस कैसे किया जाए और कैसे समझा जाए उसको? आता हूँ। भैया मेरा क्वेश्चन समृद्ध जीवन को लेके था। वैसे जैसे कि आपने बताया समृद्ध जीवन जो है इसकी बेस लाइन ये है कि आपकी फैमिली और आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पर्याप्त हो, मतलब पूरी हो जाए, आवश्यकता से अधिक। हाँ जी, आवश्यकता जो भी है वो पूरी हो। परंतु जैसे कि मान लीजिए मेरे ये पहला शिविर है ना, तो मैं इससे पहले तक तो इस बारे में मतलब ये जो समृद्ध जीवन था उसके बारे में इस डेफिनेशन को नहीं जानता था, जैसे मेरे फादर नहीं जानते। और आपने कोटेशन भी सुना होगा कि ना, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए मैं समृद्ध जीवन के लिए काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ और मैं पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस बेस लाइन तक नहीं पहुँच पा रहा, तो क्या मेरा ये दुख का कारण नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या उपाय है? उपाय 2 में से एक है, या तो अपनी योग्यता इतनी बढ़ाई जाए कि वो ज़रूरत पूरी हो जाए, या पूरे समाज और व्यवस्था के ठीक होने की ज़रूरत है ताकि हर आदमी का वो पूरा हो सके। वो तो ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूँ, उससे बढ़ाने की भी कोशिश करूँ, परंतु मैं ये कह रहा हूँ अगर इफ़ मैं कोशिश करते हुए भी इसको नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, तो ये जो दुख है उसको मैं कहीं इस तरह से नहीं समझ सकता कि हाँ मैं उसमें दुखी ना रह के एक स्टेट फॉर्म में रहूँ। वही वो देखना चाहिए कि आवश्यकता पूरी होने का डिज़ाइन एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। अगर नहीं ही डिज़ाइन है तो क्या करिएगा जी? फिर भूखे पेट रह के आप अगर सुखी होने का कोई डिज़ाइन ढूंढ सकते हैं तो ज़रूर ढूंढा जाए, मैं मना ही तो नहीं करूँगा। अभी मैं तो इस पक्ष में हूँ कि पेट भर के सुखी हो लिया जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई डिज़ाइन ढूंढना चाहते हैं तो वी आर ओपन टू दैट। पर सर ये कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है आप दुखी तक तो सीमित है शायद, ठीक है आप दुखी हो जाए इस बात से, ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है इंसान, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप पॉजिटिव ही सोच पाए। और नेगेटिव होने का मतलब ये है कि मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि हाँ ये कैसा जीवन जी रहा हूं मैं, कि मैं अपने परिवार या फिर खुद के लिए भी एक बेस लाइन तक नहीं दे पा रहा, तो भला मैं उस जो नेगेटिव होता चला जाऊंगा अपने, वो तो दुख से भी ज़्यादा खराब होगा मेरे हिसाब से। तो मैं इससे किस तरह से बच पाऊंगा? जब वो स्थिति आएगी तब बताइएगा, तब उसको सॉल्व करेंगे। क्या पता सर अभी हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए उसका उपाय तो अगर हमसे पूछिएगा तो एकदम सिंपल है। हमको थोड़ा मेहनत करके आवश्यकता को पहचानना चाहिए और थोड़ा मेहनत करके उसकी उपलब्धि के तरीकों को ढूंढ लेना चाहिए। इतना अभाव नहीं है संसार में आज के दिन, अगर हमसे पूछिएगा तो, ठीक है? नहीं लगता हमको लगता है थोड़ा लग के आवश्यकता पहचानने की ज़रूरत है और थोड़ा लग के मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज का युग तो ऐसा हो गया है जी कि ऐसा भी नहीं है कि घर में एक आदमी को कमाना है, आज तो पुरुष को भी कमाना है, महिलाओं को भी कमाना है, बच्चों को भी कमाना है, ठीक है? माँ है ना,
कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रश्नों में ही इतने खोए और उलझे होते हैं और उसी के सॉल्यूशन को इतना सीख कर रहे होते हैं कि रियलिटी को समझने वाला भाग हमारा छूट जाता है। एक बार रियलिटी को समझने और पकड़ने वाले काम को थोड़ा हम कर लें, फिर ये बिट्स एंड पीसेज में जो हम टुकड़े टुकड़े में कहीं उलझे हुए हैं ना, उसके ठीक होने की कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है। उसके बिना इस पॉसिबिलिटी को ढूंढने जाएंगे ना टुकड़े टुकड़े में कहीं, वो फटे कपड़े में पैच लगाने जैसा है, वो बहुत काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। कपड़ा सब तरफ से खराब हो गया हो तो एक जगह सिल के आप कहाँ कहाँ उसका उपाय निकालिएगा। एक बार हमको डिज़ाइन रिलेशनशिप का पूरा समझने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप क्या है और कैसे उस बेसिस को हम इंश्योर कर सकते हैं, तब इन सारे मुद्दों पर बात हो सकती है। आप एक बार सारा कंस्ट्रेंट ही फिक्स कर देंगे, फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहेंगे, फैमिली ऐसी ही बनी रहेगी, सोसाइटी ऐसी ही बनी रहेगी, हम भी अपने को बहुत कैसे बदल लें, इतने दिनों का आदत है, तो क्या हो सकता है। अगर ये सब कर देंगे, भाई एक बीज है, आप कहिएगा खाद भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे, हवा भी नहीं देंगे, ठीक है, और तुम वृक्ष बन के दिखाओ, कैसे बनेगा जी, कैसे बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो संबंध को और संबंध में भावों को समझने और जीने वाले काम को अगर हम नहीं करेंगे और सुविधा और संवेदना से ही हम घूम घूम करके ठीक होने का डिजाइन बनाएंगे, कितना भी उस सर्कल में घूम लें, तिल होगा तो तेल निकलेगा। बालू से तेल निकालने का कितना भी कोशिश करेंगे, निकलेगा। ये जो सुविधा और संवेदना से जो हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं ना, अपनी मान्यताओं को यथावत बनाए रखना चाहेंगे, संवेदनाओं में अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर सुखी होने का प्रयास करेंगे, इस डिजाइन में कितना भी घिस करके मेहनत कर लें, बालू से तेल नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो हमको किसी न किसी जगह पर जाके समझ के आधार पर अपनी इच्छाओं को सुनिश्चित करने का, जीवन मैं और शरीर इन दोनों को अलग अलग समझ करके मैं की आवश्यकताओं को मैं की क्रियाओं से पूरा करने का, शरीर की आवश्यकताओं को सुविधाओं से पूरा करने का, ये डिज़ाइन हम जब तक इंश्योर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी आगे। इफ एंड बट तो बहुत सारे कह सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं, ये वैसा है। मैं जीवन विद्या में नहीं जुड़ा था तब भी एक फ्रेंड सर्कल था ही मेरा, ठीक, जुड़ गया। दो में से एक बातें होती हैं, या तो कई सारे फ्रेंड साथ में आपके जुड़ जाते हैं और कुछ सर्कल आपका बदल जाता है। तो कुछ पुराने दोस्त छूट गए, कुछ नए जुड़ गए। ये ऐसे ही होता है। 10th पास करके 12th पास करके आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाते, मेडिकल कॉलेज चले जाते, कहीं पढ़ाई करने चले जाते, पुराने सर्कल में कुछ कंटिन्यू करता है, कुछ नया जुड़ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी जीवन शैली को बदल के दूसरी तरह का कर लेंगे तो कोई दोस्त नहीं बचता है। कुछ दोस्त जो दबाव में जी रहे थे उनको आराम भी मिल जाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि दबाव सिर्फ हमें को पड़ रहा है, दबाव अगले को भी तो पड़ रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आराम मिल जाता है, यार चल झंझट से मुक्ति तो मिली और एक नया सर्कल डेवलप होना शुरू हो जाता है। दबाव है जी बहुत, नहीं है क्या? ये एक दूसरे को प्लीज करते रहने का और उसकी अनुकूलता में बहुत सारी चीज़ों को करते रहने का बहुत दबाव है जी। उससे जितना हम एक दूसरे को मुक्त कर लें उतना आराम मिलता है बहुत बार और जब भी हम अपना जीने का डिज़ाइन में कुछ बदलाव करते हैं, एक सर्कल चेंज होता है, एक दूसरा सर्कल जुड़ जाता है, होता ही है। परमानेंट सर्कल में भी हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि सुविधा और संवेदना इस जगह से खड़े होकर के और मान्यताओं के आधार पर डिज़ायर्स को बना करके अगर हैप्पीनेस को ढूंढने जाएंगे तो असंभव नहीं तो असंभव से कम भी नहीं, ठीक है? वो निकलेगा नहीं जी, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कितना भी फावड़ा मारिए पानी मिलना नहीं है। हमको जगह ही बदलनी पड़ेगी अगर पानी चाहिए तो।
उसमें कितना भी पुरुषार्थ कर लें कि थोड़ा और 2 फावड़ा मार देते हैं, ठीक है, निकलेगा नहीं। हमको ये बात पकड़ने की ज़रूरत है। तो आते हैं उस पर, और कुछ होगा तो आ जाएंगे, पर पहले थोड़ा रिलेशनशिप के संदर्भ में ट्रस्ट को हम बात कर देते, और पहले ट्रस्ट के संदर्भ में जो हमारी युवा पीढ़ी के प्रश्न हैं हम उसको पहले रिस्पॉन्ड कर देते, फिर हम बाकी लोगों का ले लेंगे। कुछ लोग कल हमसे कह रहे थे कि ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही। तो ट्रस्ट का एकदम सरल मतलब है, विश्वास का एकदम सीधा सा मतलब है कि दूसरा मुझे सुखी समृद्ध करने में सहयोगी है, उसकी मूल चाहना मुझे सुखी समृद्ध करने की है, इस बात पर भरोसा हो पाना। और ये कम से कम अपने परिवार के लोगों में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, मित्रों के साथ इतनी जगह भर ही हम कम से कम देख लें, बाद में देखेंगे समाज के और लोगों को, बट इतनी जगहों पर ये बात का भरोसा हो जाए कि अगला मनुष्य मूलतः हमको सुखी करना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है। समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में मुझसे भी गलती होती है, उससे भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि हम इतने समझदार हो गए हैं कि गलती वन साइडेड हो रही है, ठीक है। शुरू कोई भी करता हो, गलती तो बोथ साइडेड होती रहती है, ठीक है। शुरू हो सकता है हमने किया हो, शुरू हो सकता है आपने किया हो, कभी आपने किया हो, कभी मैंने किया हो, लेकिन फर्क इतना ही है कि किसने आग लगाई और किसने उसमें घी डाला। कभी आप आग लगाते हैं, मैं घी डालता हूँ, कभी मैं आग लगाता हूँ, आप घी डालते हैं। तो ये पकड़ना जरूरी है कि योग्यता की कमी तो मेरी भी है, अगले की भी है, ठीक है। लेकिन चाहने की जगह पर मैं भी अपने सभी दूसरे सदस्यों को, संबंधियों को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, दूसरा भी ऐसा ही मुझे सुखी समृद्ध करना चाहता है। इस बात पर भरोसे का नाम विश्वास है। ये बात समझ में आई? कौन बताएगा? सुने बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इस बार, नहीं तो फिर कहोगे समझ में नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं सुन के ही बढ़ूंगा अब तो आगे, और नहीं जितनी बार समझ में आया उतनी बार बात करेंगे। मैं एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि हमारे जो नज़दीकी संबंध हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, ठीक है, रिश्ते के लोग हैं, जिनके साथ हमारा रोजमर्रे का ज़्यादातर समय जीना होता है, उसमें मैं दूसरे को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन समझ और योग्यता के अभाव में हमसे कुछ न कुछ चूक हो जाती है। ऐसे ही दूसरा भी मूल में तो मुझे सुखी समृद्ध करना चाहता है, लेकिन समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में चूक उससे भी होती रहती है। तो समझ और योग्यता के अभाव में कुछ चूक मेरे तरफ से होती है, टू बी की जगह पर कुछ चूक मेरे से होती है कि मैं दूसरे को सुखी नहीं कर पाता हूँ, और कुछ चूक सामने वाले से होती है कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पाता है। चूक दोनों जगह दिखाई देती है, मैं अपने को भी सुखी नहीं कर पाता, दूसरे को भी नहीं कर पाता। दूसरे में भी ये बात दिखाई देती है कि वो अपने को नहीं सुखी कर पाता, हमको भी नहीं कर पाता। तो कमियां दूसरे में भी हैं, कमियां हम में भी हैं, ठीक है, दोनों जगह है। चाहना मेरी भी ठीक है, चाहना अगले की भी ठीक है, इस बात को देख पाने का नाम विश्वास है। इस बात को कि चाहना अगले की भी ठीक है, इस बात को देख पाने का नाम विश्वास है। कि जैसे मेरी चाहना ठीक है वैसे अगले की भी मूल चाहना ठीक है, इस बात को देख पाने का नाम विश्वास है। चलेगा? योग्यता में कमी अगले की भी है, योग्यता में कमी मेरी भी है। तो बात योग्यता पर विश्वास करने की अभी नहीं हो रही है, बात मूल चाहना पर विश्वास करने की हो रही है। फायदा क्या है उसका? और फिर योग्यता का क्या करेंगे? तो ये नहीं कह रहे हैं कि योग्यता तो खराब के खराब ही रहने दें,
इसका बेनिफिट ये होता है, इसका लाभ ये होता है, इसकी उपलब्धि ये होती है कि अगर हमको आपकी चाहना ठीक दिखाई देती रहती है, योग्यता में कमी दिखती है, तो हम आपको संबंधी के रूप में देखने के आधार पर सहयोग कर पाते हैं। अगर हमको आपकी चाहना पर ही शंका होने लगती है तो योग्यता तो कम दिखती ही है, चाहना पर भी शंका दिखता है, तो हम कहीं ना कहीं गुस्से में, विरोध में, खीज में, जवाब देने में, पलट के कुछ बुरा कर देने के लाइन में चले जाते हैं। इतना उपलब्धि होता है चाहना को ठीक देखने का, कि अगर हमको दिखाई देता रहता है कि आपकी चाहना ठीक है, योग्यता की कमी के कारण आपसे चूक हो रही है, तो हम एक दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमको चाहना के ऊपर ही शंका हो जाती है तो आगे बढ़ने का कोई काम ही नहीं होता है। माइक दे दीजिए प्लीज। भैया कल मैंने बोला था कि अगर कहीं स्टेशन पर अगर कोई आदमी मिल जाए तो उसकी चाहना और योग्यता को, फिर हम स्टेशन पे पहुंच गए। नहीं मेरा बात शुरू हो रही थी परिवार से, हम एकदम साफ बाउंड्री खींच करके शुरू किए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। पर अभी ऐसा होता है कि मेरी शादी नहीं हुई तो पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ मिल लो और बात करके देख लो, अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ेंगे। अब उस थोड़े से टाइम में, क्योंकि जिंदगी भर साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता कि उसकी योग्यता क्या है और उसकी चाहना क्या तो ये 2-5 मिनट की बात में या कैसे पता कर लें? कैसे पता करेंगे? और हमारा वेट अ मिनट, अब आ गई आपकी बात, ऐसा मान लीजिए, समय के कारण बस कह रहा हूँ, हमको मैरिज के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर इस टॉपिक के बाद बात करना ही है, तो वहीं उसको डिटेल करें तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि कैसे 10 मिनट में पता कर लें क्या है। पर बात तो विश्वास से ही शुरू होगी ना भैया। वही कह रहा हूँ, तो कल करेंगे ना। आज जो हो गए हैं घर में, उनके लिए पहले देख लिया जाए कि उनकी चाहना के ऊपर हमारा भरोसा है कि नहीं है। इसको करेंगे ना कल। ये बेसिस तो पहले तय हो जाए। देखिए क्या है, अभी घर में कोई आने वाला है, उस पर विश्वास की बात कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो घर में है पहले से उसका तो सॉर्ट आउट कर लें। हम मना नहीं उसको। माइक दे दीजिए इधर प्लीज, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बट 1 मिनट इधर माइक दे दीजिए, पर 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हमको पहले ये बताइए कि ये बात आपको पहुंची, हम विश्वास किसको कह रहे हैं? कौन हमको आर्टिकुलेट करके बताएगा? हम सुने बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। 2 भाई इधर माइक इनके पास है, इनसे सुनते हैं। इधर 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 आप जरा बताइए क्या समझ में आया? हाँ, तो विश्वास के आधार पर मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्वास इज़ ऑल अबाउट अश्योरेंस। आगे वाले के साथ और मेरे के साथ अश्योरेंस कैसे बनेगा? पहले मुझे उसकी चाहना समझनी है। सबसे पहली बात तो ये आती है, मुझे पता है कि मुझ में उतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है फ़िलहाल के लिए कि मैं मेरी खुशियाँ पूरी कर सकूँ ना। और मुझे ये भी पता है कि वो भी चाहता है खुश होना, बट वो भी कॉम्पिटेंस की वजह से या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली विथ माई केस, तो मुझे ये समझना आना चाहिए कि उसे भी नहीं आ रहा है बट मुझे भी नहीं आ रहा है, बट दोनों की चाहना सेम है। इस वजह से मेरा विश्वास बढ़ सकता है ताकि मैं उसको योग्यता दे सकूं, मतलब उसको सहयोग दे सकूं जो भी है। मैं फिर से रीआर्टिकुलेट करके बोलता हूँ। माइक दे दीजिए किसी और को, अब इनसे सुनेंगे, इनको दीजिए। आपके कुछ कहने के पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। विश्वास का मतलब है दूसरे की चाहना के ऊपर आश्वस्ति होना, कि जैसा मैं खुद सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ, दूसरे को करना चाहता हूँ, ऐसा ही दूसरा मनुष्य भी मूलतः खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है और मुझे करना चाहता है। ये जो आखिरी लाइन है कि मुझे भी सुख समृद्धि करना चाहता है, इस बात की आश्वस्ति का नाम विश्वास है। कर पाता है कि नहीं, उसको अगर देखने जाएंगे तो करने की जगह पर हमारी ओर से भी समस्या दिखाई देती है कि मैं अपने को ही सुखी समृद्ध नहीं कर पाता हूँ, दूसरे को नहीं कर पाता हूँ। यही हालत दूसरे की भी दिखाई देती है। तो करने में कमी हमारी भी दिखती है, करने में कमी अगले की भी दिखती है। चाहने पर भरोसा हमारा अपना भी बना रहता है,
अगले के ऊपर भी बना रहता है, इस बात का नाम विश्वास है। इसको समझने की उपलब्धि ये है कि जब भी हमको ये दिखता रहता है कि आपकी चाहना ठीक है लेकिन योग्यता में कमी के कारण गलतियां हो रही हैं, तो उस कमी को भरपाई करने के लिए, योग्यता के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में हमारा ध्यान जाता है। अगर आपकी चाहना के ऊपर ही हमको शंका हो जाती है तो फिर वो झगड़ा, क्रोध, विरोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या इसमें जाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर मैं ये निष्कर्ष निकाल लूँ कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो हमको जवाब देने का भी मन करेगा क्या? नहीं करेगा। हमको अगर ये दिखाई देता रहता है कि मूल में आप समझना तो चाहते हैं, ठीक, लेकिन आपकी और भी प्रायोरिटीज़ हैं, मोबाइल भी एक प्रायोरिटी है, दोस्त भी एक प्रायोरिटी है, ठीक, ऐसी 20 और प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, आदत अभ्यास भी नहीं होगा बैठने का, ये हमको दिखता है। तो इन बाकी जगहों पर खाना नहीं बहुत पसंद आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, तो इन सब जगहों पर अगर हमको दिखाई देता है कि इस कारण से कठिनाई हो रही है, तो हमको कभी इस पर शंका नहीं होती कि आप समझना चाहते कि नहीं, ठीक है, बल्कि सहयोग करने के अर्थ में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करने की तरफ हमारा ध्यान बना रहता है। तो सहयोग करने की तरफ हमारा ध्यान बना रहता है। भैया एक शेयरिंग थी, परसों या पहले दिन की बात है, वो विश्वास के ऊपर ही है कि मेरे भैया को जीवन विद्या के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। हर बार वो मुझे शिविर में जाने के लिए मना करते हैं और हमारे झगड़ा भी होता है शिविर में जाने के लिए, बट हर बार झगड़ा करके मैं जाती थी। इस बार ऐसा हुआ जब भैया ने बोला कि तेरी प्रायोरिटी कुछ और है, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, जीवन विद्या की इन्फॉर्मेशन तेरे पास ऑलरेडी है, बाबा नहीं बनना है तेरे को। बट इस बार भैया लेकिन वो चाहना दिखी, वो इंटेंशंस दिखे कि मेरा भैया मुझे खुशी करना चाहता है, मेरी समृद्धि चाहता है कि मैं अच्छे से पढूं, मैं सक्सेस पाऊं, मैं मेरी मनी से समृद्धि पाऊं यहाँ पे। तो इस बार वो उसकी लैंग्वेज जो भी यूज़ करते हैं हम, वो नहीं दिखी। इस बार उसके इंटेंशंस दिखे कि मूल में मेरा भैया, उसके कोर में तो यही है ना कि मेरी बहन अच्छे से पढ़े, मेरी बहन खुश रहे, मेरी बहन पढ़ाई को लेके कभी उसको डिस्टर्बेंस ना हो या फिर आगे जाके वो पढ़ाई को लेके सफ़र ना करे। तो ये भैया मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो चीज़ पकड़ में भी बहुत अच्छे से आ रही है कि जब हम रिश्तों में लैंग्वेज और एक्शंस को ना देख के इंटेंशन देखते हैं तो रिश्ते में और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। और इस बार ऐसा हुआ कि जब भैया ने मुझे ऐसा बोला कि तू वहाँ मत जा, वहाँ लैंग्वेज भैया बुरी थी, लेकिन इस बार जब शाम को वापस घर गई तो भैया के लिए वो मन में अपोजिशन नहीं था। भैया से उसी सहजता से मैं बात कर रही थी जैसे मैं पहले घटना के पहले कर रही थी। तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा भैया कि ये जो ट्रस्ट की हम बात करते हैं ना, वो मेनली तो अपने इंटेंशन पे ही बेस है कि अगर तुम सामने वाला का इंटेंशन देख पाओ, तुम खुद का इंटेंशन देख पाओ, तुम्हारे कोर पर्पस में रिलेशनशिप हो कि तुम्हें वो ही ठीक करना है। फिर जैसा आपने बोला था कि कार्य को रोकना ठीक है लेकिन रिलेशनशिप नहीं रुकना चाहिए, तो इस बार मैंने प्रायोरिटी दी रिलेशन को कि नहीं भैया अच्छा चाह रहा है, उसका इंटेंशन अच्छा है, तो भैया वो ट्रस्ट और वही सजता वापस हमारे रिलेशन में दिखी। बाकी हर बार ऐसा होता था कि जब भी मैं शिविर में जाती थी और जाके वापस आती थी तो हमारी लड़ाई ही होती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो भी खुश था, मैं भी खुश थी, मेरे मन में उसके लिए कोई अपोजिशन नहीं था, ना उसके मन में मेरे लिए अपोजिशन था। मेरे को तो बहुत अच्छे से पकड़ में आया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, तुम बताएगी? विश्वास मतलब मैं आऊंगा, सब पे आऊंगा, मैं भूला नहीं हूँ किसी को। ये जानना होता है कि दूसरे इंसान की भी मूल चाहना हमें खुश करने की और अपने आप को खुश करने की तो होगी ही हर किसी की, पर हमें खुश करने की और हमें प्रॉस्परस करने की भी है दूसरे की, ये जानना ट्रस्ट है। और उसकी योग्यता नहीं हो पा रही है, वो कर नहीं पा रहा है वो चीज़, तो ये जब होता है तब हम उस इंसान को समझ पाते हैं। जैसे हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, जब हम देख पाते हैं कि वो एक्चुअली वो चीज़ करना चाहता है तो हमारा और मन करता है उसको हेल्प करने का। तो यही समझी मैं कि बढ़िया, ये कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं फिर आते हैं। माइक दे दीजिए इधर, आ गया। जैसे कोई रिलेटिव है, वो आपका ब्लड रिलेटिव है, बट उन्होंने एक सर्टेन लाइन क्रॉस कर दी,
तो यू कैन नॉट फॉरगिव देम बट यू वांट टू लाइक, और मम्मी पापा भी प्रेशर डाल रहे हैं टू जस्ट फॉरगिव देम एंड लेट इट गो। तो क्या करें, आएंगे ये सब सवालों का उत्तर को हम एक बार पूरा कर दें। हमको ये दिखना जरूरी है कि अगला जो गलती कर रहा है, ये बात को देखना जरूरी है कि अगला जो गलती कर रहा है उसके मूल में गलती करना ही चाहता है या योग्यता के अभाव में इच्छाएं गलत सेट हो गई हैं इसलिए गलती कर रहा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन पूछने से क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलेगा। एक उत्तर को पकड़ो, सारे मिलने लगेंगे। इच्छा अगला जब गलती करता हूँ तो देखिए कैसे गलती होती है। मेरे से जब भी गलती होती है, वासु, मेरे से जब भी गलती होती है तो हमको ये दिखना जरूरी है या हमको ये दिखाई देता है कि नहीं कि मेरी मान्यताओं के कारण मुझसे चूक हो जाती है। मूल में तो मैं चूक नहीं करना चाहता, या तो मान्यता के कारण या संवेदना के कारण मेरी इच्छा गलत सेट हो जाती है, इस कारण से मेरे जीने में चूक हो जाती है। अपने लिए अगर ये बात को देख पाएंगे तो दूसरे के लिए भी ये बात दिखाई देती है कि उससे भी जो चूक हो रही है वो इसलिए हो रही है कि मान्यता बस, संवेदना बस, उसने कुछ ऐसी इच्छाएं बना ली हैं जो उसको खुद भी नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस कारण से वो गलती कर रहा है, न कि मूल में उसकी चाहना ही गलत की है। इस बात को पहचान पाने का नाम विश्वास है। ठीक है, विश्वास है। अब हमको चोट लग गई है, उसका इलाज कैसे करें उस पर अभी आएंगे, पर ये बात दिख पाए कि दूसरा मुझे सुखी समृद्ध करना चाहता है, इसकी आश्वस्ति का नाम विश्वास है। तो मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि करना चाहता है का मतलब वो करेगा। ठीक है, करेगा तो तब जब वो अपनी इच्छाओं से मान्यता और संवेदना का मूल्यांकन करके अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर इच्छाओं को व्यवस्थित कर लेगा। उसके पहले तो गलती हमसे भी होती रहती है, गलती अगले से भी होती रहती है। डिग्री का फर्क है या कभी शुरू करने का फर्क है। आता आपकी बातों से जो अभी तक समझ में आया है, मैं ऐसा समझा हूँ कि एक परिवार में अगर मैं हूँ तो मुझे सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि 5 या 7 लोगों की एक लिस्ट बनाने ली चाहिए जिनसे मैं दिन भर में मेरा इंटरेक्शन रहता ही रहता है, और विश्वास का मूल्यांकन, स्वीकृति और योग्यता के आधार पर करते रहने के लिए बस उन्हीं 5-7 लोगों के प्रति मैं होश में रहूं कि जब मैं घर में कोई कार्य कर रहा हूं और अगर मैं अच्छे से कर पाता हूं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उतना अच्छे से कर पाए। उसी कार्य को वो थोड़ा कम अच्छा करे तो मुझे उससे सहानुभूति होनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि बहुत सारे अलग दूसरे कार्यों में वो मुझसे बेहतर हो सकता है, होता ही है, और मैं कम हो सकता हूँ। तो ज़्यादा संसार को और बहुत ज़्यादा दूरी तक जाने की बजाय पहले बस छोटा बेबी स्टेप उठाऊं, 5-6 लोगों में काम करता रहूं। जब भरोसा हो जाए तो 2-4 लोगों को और लिस्ट में शामिल कर लूं और धीरे धीरे अपनी प्रगति करता रहूं। क्या यही बात आप बताना चाह रहे हैं? जी, शुरू करने के लिए तो मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, केवल 6-7 लोग पर्याप्त हैं। कम से कम उन 6-7 लोगों के साथ भी कर पाएंगे, वहां तो संबंध में तृप्ति मिलनी शुरू होगी। जहां आग लगी हुई है वो तो वही लोग हैं जी। मैं आपको आज तक कभी गया दुखी करने? नहीं गया। आप हमको कभी आए दुखी करने? नहीं आए। मैं किनको दुखी करूंगा? जिनके साथ में रहता हूं। कि नहीं? खून किसका पिएंगे जी? जो बगल में रहेगा उसी का तो पिएंगे। दूर वाले का कहाँ पाइप डालेंगे? भैया जी हाँ, सॉरी
भैया मेरा क्वेश्चन ये है आपके पॉइंट 2B और 4B के। आपने 2B में लिखा है मैं दूसरों को निरंतर सुखी कर पाता हूँ क्या? जी ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया। जी अगर मैं उसको खुशी दे पाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मैं अपने जैसे मैंने बिजनेस ओपन करा है, मैंने स्टाफ रखा मार्केटिंग के लिए, उसको जितनी सैलरी चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार प्लस उसको जितनी चाहिए थी उतनी मैंने दी। उसको 10,000 रुपीज़ चाहिए थे, मैंने दिए। अब वो खुश है, वो मुझे लग रहा है, बट वो अंदर से नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं चलेगा। और फिर भी अगर वो मेरे को खुश नहीं कर पा रहा है, जैसे मेरे को अच्छा काम नहीं दे पा रहा है, बट मजबूरी के कारण या फिर किसी रीजन रखा है उसकी नीड्स के हिसाब से, तो इसमें क्या होगा? भाषा को ही पकड़िए। अपने लिए क्या कह रहे हैं? मजबूरी के कारण रख रखा हूँ, अपनी किसी नीड के कारण रख रखा हूँ। अपनी नीड के कारण रख रहे हैं तो ये मेरी समझ नीड नहीं, स्टाफ की नीड। सॉरी, उसी की नीड है। फॉर एग्जांपल उसको कुछ नीड है तो अपन ने हेल्प के नाते उसको ऐसे कर दिया। उसको पैसों से हेल्प नहीं चाहिए थी बट मुझे करनी थी, तो मैंने उसको इस अकॉर्डिंग हेल्प कर दी। हमको इतना ही कहना इन सारी चीज़ों में जो सब आप उदाहरण दे रहे हैं ना, ये जो हमको लगता है ना कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूँ, ठीक, हमको लगता है हमने पैसा दे दिया तो सुखी कर दिया, ठीक, हमको लगता है हमने 10,000 5,000 की नौकरी दे दी तो सुखी कर दिया। वो 10,000 की नौकरी आपकी तो लगी हुई होगी, आप सुखी हो गए कि नहीं? ये बात को जितना देखेंगे ना उतना समझ में आएगा कि जिस दवा से हमारा इलाज नहीं हो रहा उससे दूसरे का कैसे हो जाएगा जी। भैया इलाज जैसे उसको जो भी नीड्स थी, उसने मेरे को जो भी बोला, मैंने हर चीज उसको प्रोवाइड करवाई। उसने मतलब जो भी चीज शेयर करी, मैं but समझ जो गया। चीज मुझे चाहिए थी मैंने उससे शेयर करी, वो मेरे को उसका नहीं मिला। देखिए, थोड़ा इस बात का भरोसा रखिए कि आपका प्रश्न हमारे ऊपर तक आ गया है। वो भरोसा नहीं होगा तो बात आगे बढ़ जाएगी उत्तर में। ये पकड़ना जरूरी है कि आदमी की ज़रूरत क्या है। फिर से हमको लौट के उसी बेसिक पर आना पड़ेगा कि आदमी की ज़रूरत भौतिक रासायनिक वस्तु भर नहीं है। आदमी की ज़रूरत समझदारी भी है, ठीक भाव भी है। तो उसमें सही समझ और सही भाव को विकसित करने का काम नहीं करके अगर सिर्फ सुविधा से सहयोग देने जाएंगे, ठीक, तो कहाँ तक सहयोग होगा? किसको तृप्ति मिली है जो उसको तृप्ति मिल जाएगी? फिर वो पैसा लेके भाग गया तो भाग ही जाएगा जी। उसकी मान्यता में अगर पैसा बैठा हुआ है तो आपको कहाँ से लौटाने आएगा? अगर उसकी मान्यता में ये बैठा हुआ है कि पैसा ही सुख है तो आपका पैसा लेके भागेगा कि लौटाने आएगा? भैया उसका मतलब पैसों में सुख नहीं था, वो उसको नीड थी, मैं पैसा भी दे रहा था, बट वो बाहर जैसे पंच करके निकल गया, फिर बाहर मार्केटिंग के नाम पे टाइम पास कर रहा है, लड़कियां घुमा रहा है, कहीं और जाके बैठ रहा है। तो मैं हर बार एक ही बात कहूँगा, या तो मैं फिर ट्रस्ट कैसे बैठेगा? मैं अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फिर से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इतना ही कह सकता हूँ मैं हर बार आप क्या कर रहे हैं, आप हर बार जाके उस आदमी के करने को देख रहे हैं। हम करने पर ट्रस्ट की बात ही नहीं कर रहे। हमने एक बार भी ये बात नहीं कहा कि करने की जगह पर वो आदमी ठीक करेगा। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, एक बार भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ गलत करते हुए भी जब हम गलतियाँ कर रहे होते हैं तो मूल में हमारी चाहना क्या होती है, गलत करने की कि सही जीने की? अपने से जितनी बार इस सवाल को पूछेंगे उत्तर मिलेगा। इसको जंप करके हम अगर दूसरे के करने को देख करके निष्कर्ष निकालना चाहेंगे तो हम करने पर विश्वास करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। करने की जगह पर आपको दिखाई देता है कि वो टाइम पास कर रहा है। जो प्रोग्राम आपको उसके साथ बनाना हो बनाइए, ठीक, बनाइए, पर मूल रूप में ये पकड़ना जरूरी है कि मैं जिनके साथ जी रहा हूँ मैं कब गलती करता हूँ, ठीक। मूल रूप में गलती करना या दूसरे को दुखी दरिद्र करना मेरी मूल चाहना ही है या मान्यता और बाध्यता बस मैं ऐसा करता हूँ? अपने लिए इस उत्तर को पहचानना जरूरी है। इसको पहचान करके ही फिर दूसरे के लिए हम इस बात को देख सकते हैं। हम दूसरे के करने पर विश्वास की बात ही नहीं कर रहे। अभी करने की जगह से तो हम हर बार ये कह रहे हैं कि करने में अगर कमी है, ठीक है, तो हम सहयोगी और पूरक होने का काम करेंगे, ठीक है।
ये जगह निकलती है अगर चाहना पर विश्वास बना रहता है तो। चाहने पर ही शंका हो जाए तो योग्यता की जगह पर कमी दिखते ही हमारा खून उबलने लगता है, फिर झगड़ा और विरोध शुरू हो जाता है। अच्छा, हम विरोध करना शुरू करते हैं, अगला तो पहले से ही बैठा हुआ है, वो पलट के जवाब देना शुरू कर देता है, फिर हमको लगता है बात बिगड़ गई। बात तो बिगड़ ही जाएगी। तो मैं करने पर विश्वास की बात ही नहीं कर रहा हूं। करने में तो अगर योग्यता में कमी दिखाई देती है तो उस योग्यता की अभिवृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम बनाना हो अपने लिए बनाया जाए, अगले के लिए बनाया जाए, उस पर मना ही नहीं कर रहा हूं मैं। उस पर विश्वास करने की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार पर विश्वास कर लें इसलिए मतलब उस पर्सन पे ब्लेम नहीं किया जाए। वही, अगर उस तरह से कहेंगे तो ये बनेगा कि वो पर्सन मूल में गलती करना चाहता है, ऐसा देखना ठीक नहीं है। तो फिर उससे डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही है ना? या तो डिस्टेंस मेंटेन कर सकें या उसको ठीक होने में कुछ सहयोग कर सकते हैं तो वो कर दें। सब ट्राई करके देखने के बाद भी अगर वो चीज़ सही नहीं हो रही है, सब ट्राई करके देखने के बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है तो तात्कालिक रूप से डिस्टेंस मेंटेन कर लें और ये संभावना खुला रखें कि शायद हमको ठीक से लोगों को सहयोग करने नहीं आता है। थैंक यू भैया। संभावना खुला रखा जाए। हम इस संभावना को बंद कर लेते हैं ज़्यादातर समय, वो खुला रखना जरूरी है। हमने अभी विश्वास से रिलेटेड बात करी थी कि सामने वाला भी मेरा भलाई करना चाहता है, ये बात पकड़ में आनी चाहिए, है ना? दैट इज बिलीव बेसिकली सामने वाले के ऊपर। जी जी, बताइए 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 बताइए, सुन रहा हूँ मैं। पर कल अपन मतलब जब जैसे मैंने कल मेरा क्वेश्चन था कि सामने वाले ने खुद ने आके बोला कि आई वांटेड टू डू दिस, मैं करना चलो, पर फिर भी अपन ने, मुझे कल ये बात समझ में आई कि वो भी अंदर से तकलीफ में था, इस वजह से उसने ऐसा किया। ये दो चीज मुझे समझ में आ गई। नाउ अब टू मूव फर्दर इन दिस क्या करना चाहिए? मतलब सामने वाले पे उससे कैसे डील, अब उससे बात करनी चाहिए या पोस्ट लंच बात करेंगे? अभी हमारा सेशन पूरा हो जाए कम्युनिकेशन का कुछ, कि कैसे जाके उसको डील करें, ये हम लंच के बाद बात करना शुरू करेंगे। उसके पहले जो हमारे बेसिक्स हैं उसको हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। बढ़िया, कोई और बात तो नहीं? समझ में आया किसको हम विश्वास कह रहे हैं? ऐसे ही सम्मान को देखोगे ना तो एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन, राइट इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, इसको हम सम्मान कह रहे हैं। राइट इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ। क्यों सेल्फ के बेसिस पर हम सम्मान की बात कह रहे हैं? क्योंकि ये नीड सेल्फ का है, ये नीड सेल्फ का है। सम्मान को अगर बॉडी के बेसिस पर, फैसिलिटीज के बेसिस पर तय करने जाएंगे वो कभी होगा नहीं। सेल्फ की नीड को तो सेल्फ से की ही क्रियाओं से, एक्टिविटीज से पूरा किया जा सकता है। तो सेल्फ के बेसिस पर देखते हैं तो ये दिखता है कि हमारा आपका पर्पस सेम है, लक्ष्य एक जैसा है, खुद सुखी होना, दूसरे की सुख समृद्धि में सहयोगी होना। कार्यक्रम भी एक ही है, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस, इन चारों लेवल पर हार्मनी को समझना और हार्मनी में जीना, यही हमारा प्रोग्राम है। पोटेंशियल की लेवल पर भी ये दिखाई देता है कि जैसा हम में कल्पनाशीलता है, मैं निरंतर सोच विचार कर पाता हूँ, ऐसा आप भी निरंतर सोच विचार कर पाते हैं। जैसा हमको ध्यान देने से चीज़ें समझ में आती हैं, वैसा आपको भी ध्यान देने से चीज़ें समझ में आती हैं। इस रूप में हम एक जैसे हैं। तो दूसरे को अपने जैसा स्वीकार करके जीने का नाम सम्मान है। अगर एक लाइन में आप पूछिएगा तो दूसरे को अपने जैसा स्वीकार करके जीने का नाम सम्मान है। ठीक है? और ये हर चीज में दिखाई देता। हम कहते तुमको नहीं समझ में आएगा, ये हम आपको अपने जैसा स्वीकार रहे हैं कि अपने से कम स्वीकार रहे हैं, दिखाई देता ना। ठीक, तो हमारी भाषा में, शैली में, टोन में, लहजे में, अभिव्यक्ति के तरीके में हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार रहे हैं कि नहीं, ये पहचानना महत्वपूर्ण है।
और आप अपने लिए ही देखिए, दूसरा अगर आपको अपने से कम स्वीकार के बात करता है कैसा लगता है? कैसा लगता है? उत्तर साफ है। भैया अगर 100 में एक बात भी ऐसी बोल देंगे तो लोगों को कांटे लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब चुभने लग जाती है अपनी जो बात है वो। इसीलिए तो, क्योंकि सम्मान की आवश्यकता निरंतर है, कंटिन्यूअस है। एक बार भी उसको ब्रेक करते हैं, दुख शुरू हो जाता है, शिकायत शुरू हो जाता है, पीड़ा शुरू हो जाती है। दुख शुरू हो जाता है, शिकायत शुरू हो जाता है, पीड़ा शुरू हो जाती है। तो सम्मान का एकदम सिंपल मतलब है, मैं की पहली बात मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं सुन के ही आगे बढ़ूंगा, मैंने मन बना लिया है। ऐसे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब सम्मान का पहला जगह है मैं के आधार पर सम्मान। दूसरी बात कह रहे हैं, मैं के आधार पर, सेल्फ के आधार पर देखने जाएंगे तो पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल की जगह पर हम एक जैसे हैं, इस रूप में दूसरे को भी अपने जैसा मानव के रूप में स्वीकारना, ये सम्मान है। ठीक है, ये सम्मान है। इसके बदले अगर हम शरीर के आधार पर, सुविधा के आधार पर, मान्यता के आधार पर सम्मान देने की कोशिश करते हैं तो वो वस्तुतः सम्मान नहीं होकर के भेद है, जो किसी को स्वीकार नहीं होता। इस आधार पर परस्पर विरोध शुरू होता है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि सम्मान चूंकि हर मानव की मूलभूत चाहना है, इनमें से किसी भी डिजाइन से चलेंगे, कुछ को सम्मान मिलेगा, ज्यादातर को नहीं मिलेगा। कुछ को मिलेगा, ज्यादातर को नहीं मिलेगा। तो हम एक समाज ऐसा बनाएंगे जिसमें हर आदमी सम्मान के अभाव से पीड़ित है, पीड़ित है। तो ये डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं ना, पूछ लो, हमसे पूछ लो क्या कह रहे हो। तो ये डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं ना, तो वो एक दूसरे के लिए घायल होने का, घायल करने का प्रोग्राम बनाता है। भैया एक मिनट दीजिए। दूसरा मनुष्य मेरे जैसा है, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, प्रश्न पूछने से कोई उत्तर नहीं मिलता है, अपने अंदर झांक करके देखने से उत्तर मिलेगा। उसके अलावा आज तक किसी को उत्तर नहीं मिला है। ये सूचना नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, हम बता देंगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये सच्चाई को देखने की बात है, जो स्वयं के निरीक्षण से ही दिखाई देती है। तो हम आते प्रश्न पर, पहले इसको पूरा कर दें, इसको आप बता दें, तब आगे बढ़ेंगे। कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल की जगह से दूसरे को अपने जैसा देख पाने का, स्वीकार पाने का नाम सम्मान है। तो फंडामेंटली दूसरा मेरे जैसा है, इसको पहचान पाने का नाम सम्मान है। तो फिर पूछिएगा कि मैं के आधार पर देखेंगे तो अंतर कहाँ है एक दूसरे में? तो कॉम्पिटेंस की जगह पर अंतर है, योग्यता की जगह पर अंतर है। लेकिन वो अंतर झगड़े का कारण नहीं बनता है, क्योंकि योग्यता में यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार और जिम्मेदार है तो मैं सीखने समझने को तत्पर होता हूँ। इस रूप में हमारा म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी है, परस्पर पूरकता है, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी है। अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, बिना रिएक्शन के। कल रिएक्शन और रिस्पॉन्स के साइकिल पर राइट हियर राइट नाउ डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे हम लोग। तो अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, ये पहला भाग है। फिर मैं दूसरे को सही समझने जीने में सहयोग करता हूँ, ये दूसरा भाग है। यहाँ भी देखिएगा तो फिर हमारी एक दूसरे के साथ पूरकता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी है, न कि एक दूसरे के साथ विरोध है। तो दूसरे को अपने जैसा हम स्वीकार पाते हैं
और योग्यता में भेद होने पर, योग्यता में अंतर होने पर हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। इसके बदले अगर हम शरीर, सुविधा, मान्यता, इसके आधार पर हम भेद करते हैं तो वो अपमान का, विरोध का कारण बनता है। तो समेट करके मैं फिर से कहूं, दूसरे को अपने जैसा देख पाना, योग्यता में कमी या अधिक होने पर परस्पर पूरकता को देख पाना, इसका नाम सम्मान है। इसके बदले शरीर, सुविधा, मान्यता, इस आधार पर भेद करना, ये वस्तुतः अपमान है। कौन बताएगा? माइक कहाँ है? वेयर इज द माइक? आप बता दो। सम्मान मतलब दूसरों को भी अपने जैसा स्वीकार करना, कि पर्पस, पोटेंशियल और प्रोग्राम के आधार पर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही दूसरे भी चाहते हैं, तो बराबर मानना, ना कि अंडर एवोल्यूशन, ओवर एवोल्यूशन और अदरवाइज एवोल्यूशन करना। जी, और योग्यता में भेद होता है तो कैसा होता है? कौन बताएगा? माइक बराबर। बस आप बता दो। योग्यता में भेद तब होता है जब हम मनुष्य को मैप के आधार पर नहीं, बॉडी के आधार पर या फिर मतलब वस्तुओं के आधार पर हम जज करते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं, तब भेद चालू हो जाता है। वस्तुओं के आधार पर जब हम करते हैं तो वो सम्मान नहीं है, भेद है। हाँ। और योग्यता में अंतर होता है तब क्या स्थिति है? इनको माइक दे दो, इनसे पूछ लेते। हाँ बिल्कुल, योग्यता में अंतर अगर हो, अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार, जिम्मेदार हूं तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करोगे। तुमको नालायक बताऊंगा। क्या करूंगा? उसको समझाएंगे, समझने जीने में सहयोग करूंगा। हाँ। और अगर दूसरा हमसे अधिक समझदार, जिम्मेदार है तो क्या करेंगे? उससे समझने की और जीने सीखने की कोशिश करेंगे। इतना ही बात कह रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, अब इनका सुन ले, फिर कोई प्रश्न पूछ रहे थे उस पर आता हूँ। भैया जैसे आपने बोला कि अगर कॉम्पिटेंस में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज़ें, तो कोई इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है पर अंडरस्टैंडिंग कम हो सकता है, तो फिर मतलब कैसे होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि उस मुद्दे पर अंडरस्टैंडिंग उसकी ज़्यादा है। अगर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मैं स्वीकार रखा हूँ, उसके लिए हर चीज़ का ध्यान मैं रखता हूँ, तो आप कैसे कहिएगा कि परिवार के मामले में तुम्हारी बुद्धि कम है? कैसे कहिएगा? और चीज़ों में तो कम हो सकती है, आपके फैशन डिजाइनिंग में नहीं आता होगा हमको, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन परिवार को चलाने में हमारी बुद्धि कम है, समझदारी कम है, ये कैसे कहिएगा? ठीक है, सोचिएगा। पहले कौन पूछ रहे थे? थोड़ी देर पहले किसी की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे, आपकी। सॉरी, कंटिन्यू। सर, मान्यताओं के आधार पर और योग्यता के आधार पर आप कह रहे हैं कि योग्यताओं के आधार पर भेद होना ठीक है। अगर आप भेद नहीं करते, पर अगर आप दो लोग योग्यता के आधार पर अलग हो सकते हैं तो आपका सम्मान, मतलब एक दूसरे को परस्पर सम्मान दे रहे हैं। मान्यताओं के आधार पर भेद करना गलत है, ये बोल रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान्यताओं के आधार पर भेद करना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान्यताओं के आधार पर कोई आपसे भेद करता है तो आपको कैसा लगता है? मेरा पोजीशन कुछ नहीं है, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मान्यताओं के आधार पर इनमें से किसी भी तरीके से कोई आपके साथ प्रस्तुत होता है तो आपको कैसा लगता है? अधिक धन वाला अगर कम धन वाले से उसको अपने जैसा नहीं स्वीकार के नीचा समझ के प्रस्तुत होता है तो कम धन वाले को कैसा लगता है? आपसे अधिक पढ़ा लिखा अगर कोई हो और आपको कम पढ़ा लिखा होने के आधार पर अपने जैसा नहीं मानता है तो कैसा लगता है? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं।
डेफिनेटली बुरा लगता है, अगर हम नीचे की साइड है तो बहुत ही बुरा लगेगा हमको। आप कंटिन्यू लेकिन कर सकते बहुत बार ये पैरेलल चलता है सर, मान्यताएं जरूरी नहीं है कोई ऊपर है कोई नीचे है जी। आज कहीं मान लीजिए आप राज्यों के आधार पर, भाई अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कल्चर है, कोई मैं नहीं कह रहा कोई ऊपर है कोई नीचे है, बहुत सारे अलग अलग हैं जी, जिनमें की भेद होगा, आपकी मान्यताएं में भेद होगा जी। तो उस आधार पर थोड़ा फर्क तो होता ही है हमारी सोच में। जैसे बताइए, एक उदाहरण दीजिए थोड़ा। देख रहे हैं कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा उदाहरण सुन के। हाँ कोई नहीं, मैं उत्तर दे देता हूँ, नेवर माइंड। हम ये बात कह रहे हैं कि मान्यताओं के आधार पर अगर हम ऊपर नीचे देखेंगे आदमी को, ठीक, मैं बिहार से हूँ, आप कहिए बिहारी नालायक होते हैं, ठीक है। मैं तो उदाहरण ले रहा हूँ, दूसरे का नहीं ले रहा हूँ, अपना ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमको नहीं स्वीकार होगा, ठीक है। आपको लग सकता है कि आप तो एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन कर रहे हैं क्योंकि 2 बिहार वालों ने आपको पहले धोखा दे रखा है, ठीक है। लेकिन इस आधार पर अगर आप हमारा आकलन करेंगे तो ये स्वीकार तो नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है कि इनमें से किसी आधार पर अगर हम भेद करते हैं एक दूसरे के साथ, हम कहें इस तरह का कपड़ा पहनना सुपीरियरिटी है, ठीक, दूसरे तरह का कपड़ा आप पहने हैं तो आप पिछड़े हैं, ठीक। जैसे ही इस आधार पर हम बोलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं भेद और भेद के आधार पर अपमान होता है जिसको दूसरा नहीं स्वीकारता है, नहीं स्वीकारता। बढ़िया। हाँ, सुन लेते, क्वेश्चन सुन के ब्रेक करते, इनका पहले सुन लेते। आपकी अगली स्लाइड थी, उसमें 2 वर्ड्स थे, हाँ, याद नहीं है तो पीछे नहीं, आगे। हाँ, कार्यक्रम और श्रमता जी। एक्सप्लेन। प्रोग्राम पोटेंशियल पिछले दिन तो किया था। कार्यक्रम इज प्रोग्राम, क्षमता इज पोटेंशियल। मेरे सामने 2 लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए की योग्यता ज़्यादा है, पर्सन बी की कंपैरेटिवली कम है, तो नेचुरली मेरे लिए ए के लिए सम्मान आएगा, लेकिन फिर वो बी को बुरा भी तो लग सकता है कि ये ए को योग्यता के बेस पे जो सम्मान दे रहा है वो बी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। वो तब होता है जब योग्यता की जगह पर कहीं ना कहीं, मान लीजिए हमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छी आती है, ठीक, इनको कम आती, ठीक, तो हमको लगता है कि योग्यता में अंतर है, भाई हमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग अधिक आती, इनको कम आती। इस बेसिस पर अगर आप हमारा सम्मान करेंगे और इनका नहीं करेंगे, ठीक, तो समस्या तो होने ही वाली है। क्या समस्या होती है उसमें? मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग आने या नहीं आने से इनको आराम नहीं मिलता है। ये जो समझदारी और जिम्मेदारी पूर्वक जीना है ना, वो अगर मेरा इनके साथ है और हम दोनों को ही ये पता है कि कंपिटेंस के मामले में ये ठीक है, तो बुरा लगने का काम नहीं होता है। अगर वो सैलरी से जुड़ गया है, ठीक, प्रमोशन से जुड़ गया है, 10 और मुद्दों से जुड़ गया है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। और अगर आपसी रिश्ते और व्यवहार ठीक नहीं है, तब जब हम उसको मुद्दा बनाते हैं तो हर चीज़ चुभती है, हर चीज़ चुभती है, क्योंकि वो पहले से ही एक तुलना में, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। एक सेकेंड, इधर माइक दो, इनका प्रश्न था पहले, वो तो सुन लें, बहुत समय से कह रहे हैं। श्याम सुंदर जी, इस परिसर लगा हुआ है, पास बताते हैं मेरे को, ये जो शिविर जो लगा है ना जी, ये एक परिसर है जी। इस परिसर के अंदर कितने बुद्धिशाली हैं, कितने अबुद्धिशाली है, कमजोर है, या अविवेकी है, विवेकी है, तो बार बार इस प्रश्न का उत्तर क्यों समझ में नहीं आ रहा है?
समृद्धि का, आवश्यकता का, सुखी होने का, इसका ये जो अवसर है, इसका मूल इसका कारण विज्ञान है। विज्ञान दोषी है। विज्ञान दोषी है इसलिए कि विज्ञान रॉ मटेरियल वापरता है। विज्ञान कोई भी रॉ मटेरियल को हमेशा वापरते रहता है। रॉ मटेरियल के हिसाब से कोई भी वस्तु कमी नहीं पड़ती है, उसको बार 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 बार, इसलिए कहने मतलब विवेकी अविवेकी रास्ता भूल जाता है। बढ़िया, विज्ञान की पकड़ के पिटाई की जाए। जी जी, हाँ, सुन लेते इसको और क्लोज करते फिर हम जो पहले बात कर रहे थे, दैट बेसिकली स्टेट्स की देयर शुड बी नो कंपैरिजन, राइट, किसी भी लेवल पे, और किसी का भी किसी के भी साथ में। हम तो ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन के बेसिस पर अगर आप रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट को शुरू करेंगे तो समस्या होगी। कंपैरिजन अगर आप इस तरह से करेंगे कि आपको अधिक समझदार जिम्मेदारी है, ये हमको दिखता है, आपको कंप्यूटर हमसे अधिक आता है और आप सचमुच हमारे साथ संबंध को देखते हैं, तो आप हमको वो सिखाने समझाने में तत्पर रहते हैं। फिर हमारा आपका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती है लेकिन आप उसको छुपा के रखना चाहते हैं, हमको देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब पर पेरेंट्स को तो ऐसा होता है ना कि मतलब उसके बेटे को देखो इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा जब आपको कहा जाता है तो कैसा लगता है? नहीं कहती हो तो ठीक है। नहीं कहती है। किसी भी बच्चे को जब इस तरह की तुलना करके कहा जाता है तो कैसा लगता है? पूछ के देखिए ना। हम तो पहले दिन पूछ लिए थे इसलिए अब दोबारा नहीं पूछ रहे। आराम से पूछ के देख सकते हैं अभी भी। तो फिर हम कॉम्पिटेंसी भी तो सेम ही हो गया ना कि हम वी कैन नॉट डिसाइड। हाउ कैन यू आस्क एन एलिफेंट टू स्विम विद अ फिश, राइट? ये तो समझ में आना चाहिए बिल्कुल। और योग्यताओं को देखने जाएंगे, ये जो काम करने की, एक तो अभी हम योग्यता भी समझदारी का नहीं देखते हैं। नंबर कितना आया इतने योग्यता रह गया है कि पैसा कितना कमाते हो यही योग्यता रह गया है आज का। समझदारी को भी योग्यता के रूप में देखते हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत बार। ठीक है, अगर समझदारी के साथ वो दूसरे को, अगर सचमुच समझदार है तो दूसरे को समझदार जिम्मेदार बनाने में तत्पर ही रहता है, फिर वहाँ समस्या नहीं है। समस्या सारी वहाँ खड़ी होती है जहाँ हम अपने को छुपा के रखना चाहते हैं और आपको अपने जैसा नहीं बनने देना चाहते हैं। झगड़ा तो सारा वहाँ से शुरू होता है जी। मैं अगर आपको अपने जैसा, यानी अगर मैं श्रेष्ठ हूँ और आपको अपने जैसा बनने में सहयोग करूँ, ढूंढ ढूंढ के आएंगे जी लोग। ठीक है, पैसा दे दे के जाते हैं लोग। पिछले एक बीजापुर के कैंप में अभी मैं जहाँ से आया वो कम्युनिकेशन के संदर्भ में कह रहे थे कि श्याम जी आप तो इतनी सारी बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पर, मैंने तो सिर्फ जो है नो बोलना सीखने के लिए, नहीं बोलना सीखने के लिए 3.25 लाख रुपया वर्कशॉप में कैंप पैसा दे के आया हूँ। तो आदमी को जी, गुजरात में बीजापुर हिम्मतनगर और गांधीनगर के बीच में है जी, वहीं से आ रहा हूं मैं अभी। तो क्या है कि अगर हमको, आप देखिए ना, अपने से सवाल पूछ के देखिए, आप अपने से अधिक समझदार, और वेट अ मिनट, हमारा सवाल लेते जाइए, आप अपने से अधिक समझदार जिम्मेदार लोगों के साथ रहना चाहते हैं कि कम समझदार जिम्मेदार लोगों के साथ रहना चाहते हैं? उत्तर एकदम साफ है, उत्तर एकदम साफ है। तो इसलिए अधिक समझदारी जिम्मेदारी से कोई आपके साथ अगर जीता है, आप जीना ही चाहते हैं, आराम आपको मिलता ही है। हम माने रहें समझदार और जीने में नहीं दिखाई दे तो सारी समस्या खड़ी होती है। ये बात समझ में आई? हेलो, आप ही से पूछ रहा हूं, आप रिपीट कर दो। सुनना भी तो पड़ेगा उत्तर के लिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि अगला अगर हमको अपने से अधिक समझदार जिम्मेदार दिखाई देता है, हमको समझदार जिम्मेदार बनने में सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देता है, हम तो अपना मन तन धन तीनों उसमें लगाने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं। समस्या नहीं है वहाँ। समस्या तब है जब अगला हमको अपने जैसा बनने से रोकना चाहता है या सहयोग नहीं करना चाहता है। विचार किया जाए इस पर।
हम लोग 11:30 बजे वापस मिलते हैं। नमस्ते सभी को।